बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ेंगे। तो देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो मेरे पास वर्जन है वो 2019 है। आपके पास 10 हो, 13 हो, 16 हो, 19 हो, 21 हो या ऑफिस 365 का में से कोई का वर्जन हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुनियादी फीचर्स हैं वो सब में सेम होते हैं। बाज़ जगह पे कुछ चीज़ें एडवांस लेवल की आ जाती हैं, लेकिन वो जो एडवांस फीचर्स आते हैं वो आपके पास ऑप्शनल की सूरत हाल रखते हैं, ऑप्शंस का दर्जा रखते हैं कि आप अगर उनको इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छा है, ना करें तो कोई इतना बुनियादी यूज़ में आपको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बाज़ औक़ात ये जो एडवांस ऑप्शंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप 2019 कर लें या 21 कर लें तो आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट कम है तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से कोई सा भी वर्जन 10, 16, 13 या 19 जो आप चाहें वो रख सकते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करते हैं। तो आपने देखिए यहाँ पे ये विंडोज़ का बटन बना है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये विंडो का बटन बना होता है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पूरा मेन्यू खुल जाता है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास मेन्यू खुल जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखिए, मैंने यहाँ पे स्टार्ट में पिन करके रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे पिन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है वर्ड, WORD लिखेंगे तो देखिए वर्ड आ गया। तो अब आप चाहते हैं कि जैसे मैंने अपने पास स्टार्ट में यहाँ पे पिन करके रखे हुए अपनी मर्ज़ी के सॉफ्टवेयर जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो आप भी इसको यहाँ पे पिन करके रख लें। अगर आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं या विंडोज़ 11 तो आपने क्या करना है, सर्च में वर्ड लिखना है और इस वर्ड का जो ऑप्शन आएगा आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा पिन टू स्टार्ट। क्योंकि मैंने अभी पिन किया हुआ है इसलिए अनपिन आ रहा है, लेकिन आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा पिन टू स्टार्ट। तो आप इसको क्लिक करना है तो सिंपल आपके पास ये स्टार्ट बार के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास पिन हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आप इसको उठा के जैसे चाहें वो रख सकते हैं। आप इसको दबाएंगे और प्रेस करके रखेंगे तो इसको देखें ऐसे मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे रखे हुए। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पिन कर लेंगे। फिर उसका उसकी आसानी क्या होती है कि आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे, इस तरह से करके। ये देखें। अच्छा, एक तरीका ये होता है इसको ओपन करने का। मैं दोबारा से जाता हूँ, यहाँ पे आपने लिखा वर्ड और आप इसके ऊपर जस्ट इंटर कर दें या इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो आइकॉन है वर्ड का वो डेस्कटॉप के ऊपर बन जाए ताकि आपको बार बार यहाँ से ना ओपन करना पड़े, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें जो आपने यह स्टार्ट बार में जो पिन कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकॉन, आपने जैसे अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है इसके ऊपर जाके और छोड़ना नहीं है, बटन को प्रेस करना है और इसको ऐसे ला के यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर छोड़ देना है। तो इस तरह से आपका जो आइकॉन है ये डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और राइट क्लिक करके ये इसको आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के। इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबाते हैं। देखें जो ये साइन है, ये जो साइन बना हुआ है स्टार्ट का, ये सेम आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, उसके ऊपर ये विंडोज़ का साइन बना होता है। तो आपने क्या करना है अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का बटन दबा के R प्रेस करना है। जब R प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपने लिखना होता है विन वर्ड लिखेंगे और आपने इसको इंटर करना है या नीचे आके यहाँ पे इसको आपने ओके करना है। जब आप विन वर्ड करके इंटर या ओके करते हैं तो आपके पास तभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है। तो देखिए, ये मुख्तलिफ तरीक़े हैं जो कि आपको आने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को या किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के। तमाम वर्ड के जो दूसरे तरीक़े हैं वो तो सेम होते हैं ओपन करने के, लेकिन जो विन वर्ड ये रन के अंदर जाके जो लिखने वाली ये कमांड्स हर एक की थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको आई होंगी। आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया करें ताकि जब आप काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ काम कर सकें। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको इसकी। या फर्स्ट कर मुझे वर्ड ओपन करना होता है, मैं सिंपल विंडो से R लिखा, विंडोज़ R प्रेस किया और विन वर्ड लिख के ओपन कर देते हैं। किसी को पता भी नहीं चलता, एकदम आसानी के साथ ओपन हो जाता है। अच्छा, जो लोग मुझे काम करता हुआ देखते हैं, मैं माउस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करता हूँ। मैं सारी चीज़ें वर्ड्स कीबोर्ड से ही कर रहा होता हूँ। तो जो लोग देखते हैं वो लोग हैरान होते हैं कि यार ये कीबोर्ड से सारे काम कर रहे हैं, मतलब फाइल्स ओपन भी हो रही हैं, फोल्डर्स ओपन भी हो रहे हैं, क्लोज़ भी हो रहे हैं
और फाइल्स अपने हिसाब से मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर और एडजस्टमेंट हो रही है, कहीं से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, ये सारे काम मैं ये कीबोर्ड से कर रहा होता हूँ। तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, ये इस वजह से हो रहा होता है सारे काम कीबोर्ड से। मुझे शॉर्टकट कीज़ याद हैं और जिसकी मुझे याद नहीं होती मैं उसको सर्च कर लेता हूँ नेट के ऊपर जाके, यूट्यूब के ऊपर जाके, भाई मैंने फ़लाँ काम करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो मैं इस तरह से ढूंढ के कर लेता हूँ। तब मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बजाय से कि मैं माउस को पकड़ के चीज़ें ओपन करूँ। मुझे कीबोर्ड्स को इस्तेमाल करके ओपन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुछ तरीक़े थे। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये विंडो आपके सामने अपीयर होती है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कुछ बटन हैं, जैसे होम का, न्यू का और ओपन का। ये क्योंकि अब हम ये होम स्क्रीन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ऊपर देखिए यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ये टेम्पलेट बने हुए हैं। मतलब आपने कोई डेली कैलेंडर बनाना चाहते हैं, कोई अपने घर का जो है वो स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं, या कोई डायरी बनाना चाहते हैं, या टाइम टेबल बनाना चाहते हैं, तो टेम्पलेट्स बने हुए अवेलेबल हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखें मोर टेम्पलेट के ऊपर। अच्छा, इन तमाम टेम्पलेट्स के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन आपका इनेबल हो, इंटरनेट चल रहा हो, तभी आपको टेम्पलेट विजिबल होंगे। देखिए मुख्तलिफ ये सीरीज़ के टेम्पलेट हैं। ये सारे टेम्पलेट वो हैं जो कि बने बनाए टेम्पलेट हैं। आप इनमें से किसी को भी क्लिक करके डाउनलोड करके इनको यूज़ कर सकते हैं, इनको एडिट करके अपनी डिटेल्स ऐड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं मुख्तलिफ, जैसे ये कैटेगरी है बिज़नेस की कैटेगरी, और ये कैटेगरी देखें यहाँ पे बिज़नेस से मुतालिक चीज़ें आपके पास आ रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ है, कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन है। ये सारे टेम्पलेट्स आ रहे हैं, इनको आप लेके एडिट कर सकते हैं। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने क्या करना है, हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ओपन करते हैं, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। अच्छा देखें, जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम को स्टार्ट करना है, देखिए जब भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम को स्टार्ट करना है तो आपने क्या करना है, जैसे फर्स्ट कर मैं एक डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो पहले आपने हमेशा एक फ़ाइल को सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपने करना क्या होता है, आपने फ़ाइल में जाना है और आपके पास दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, सेव का और सेव एज़ का। अब क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ तो मैं सेव करूँगा सिंपल, तभी मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे। देखिए ऑटोमेटिकली वो सेव एज़ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने फ़ाइल को सेव नहीं किया, इसको कोई नाम नहीं दिया, तो वो कहता है कि आप इसको सेव करें। अब मुझे इसको कहाँ पे सेव करना है, तो देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्राउज़ के ऊपर। तो ब्राउज़ के ऊपर जाने के बाद मेरे पास ये विंडोज़ खुलती है और मुझसे पूछता है कि आपने कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास लोकेशन आ रही होती है लेफ़्ट साइड के ऊपर, तो मैं इसको स्क्रॉल की मदद से ऊपर नीचे करके कर सकता हूँ। देखिए ये डेस्कटॉप है। इसके अलावा मुझे अगर किसी CD ड्राइव वगैरह में सेव करना है तो यहाँ पर देखें दिस PC, और दिस PC के अंदर ये मेरे पास ड्राइव्स आ रही हैं, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। कहाँ पे सेव करना है, तो मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर रखता हूँ इसको। मैंने डेस्कटॉप को चूज़ किया है और अब मैं इसका नाम रख देता हूँ। जैसे मैं फ़र्ज़ करें practice1 के नाम से, practice1 का नाम रखा है इसका। बाकी कोई चीज़ आपने नहीं छेड़नी, बस आपने क्या करना है, इसकी लोकेशन बतानी है, यहाँ से इसका नाम रखना है, बाकी और कोई चीज़ नहीं छेड़नी। आपने जस्ट सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये सेव हो गया। अब अगर आप टॉप के ऊपर देखें तो यहाँ पे देखें हमने इसका नाम रखा है practice1, तो इसका नाम practice1 उसने यहाँ पे रख दिया है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम आप सेव करेंगे वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है सेव की, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करें। तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है, अब हम इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं। देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब जो नए यूज़र होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रैक्टिस करनी है, मुझे कोई टेक्स्ट तो दें ताकि मैं उसके ऊपर इन तमाम टूल्स को अप्लाई करूँ, प्रैक्टिस करके देखूँ भाई कैसे ये काम करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इक्वल टू का साइन लगाना है। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। ये देखें, तो आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन लगाना है और लिखना है रैंड, RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज़। ये एक फार्मूला लिखना है। जब आप ये फार्मूला लिख के सिंपल, आपने कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी, सिर्फ इंटर करना है। तो देखिए आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा कर लेता हूँ। देखिए सारा टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इसका साइज़ को। तो ये देखें, ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप रैंड फार्मूला यूज़ करते हैं तो आपके पास पूरा टेक्स्ट आया था, जिसके ऊपर आप अपने टूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये है फार्मूला। अब देखें इस फार्मूले के अंदर कुछ वेरिएशंस होती हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको डिलीट करता हूँ
ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ अच्छी तरह से। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। आपने लिखा RAND ब्रैकेट ओपन 2,2। देखिए मैंने 2,2 लिखा है। इसका मतलब क्या होता है कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ में 2 लाइन्स होनी चाहिए। मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए। एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है, और इन दोनों पैराग्राफ में 2-2 लाइन्स आ गई। क्यों? क्योंकि अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ देखें ज़्यादा है, इसलिए इसको ये आपको ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन हर पैराग्राफ के अंदर 2-2 लाइन्स आ गई हैं। इसी तरह से अगर मैं इसकी वेरिएशन कम करूँ और मैं कहता हूँ भाई इक्वल टू RAND, मैं लिखता हूँ भाई 5,2। अब मुझे ये इसका मतलब ये है कि मेरे पास 5 पैराग्राफ होंगे और हर पैराग्राफ में 2 लाइन्स होंगी। इंटर करता हूँ तो ये देखें एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 पैराग्राफ हैं और हर पैराग्राफ के ऊपर 2-2 लाइन्स होती हैं। इसी तरह से आप इसको मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपने कहा भाई नहीं RAND, मुझे रैंड का फॉर्मूला लिखा, आपने कहा मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए और हर पैराग्राफ के अंदर 10 लाइन्स चाहिए और ब्रैकेट क्लोज़ किया। ये जो पहला वाला ऑप्शन होता है जहाँ पे हम 10 लिखा है कॉमा से पहले, इसका मतलब होता है पैराग्राफ और इसका मतलब होता है लाइन्स कितनी चाहिए। आपने रैंड लिखा, आपने इंटर किया तो देखें आपके पास 10 पैराग्राफ आ गए हैं और हर पैराग्राफ के अंदर तकरीबन 10-10 लाइन्स आ गई हैं। तो इस तरह से आप डमी टेक्स्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, फिर उसके ऊपर अपने टूल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उस उम्मीद में ना रहा करें कि यार हमें कोई टेक्स्ट देंगे। लोग असल में बहाना करते हैं कि यार हमें कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा, हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो ऐसी बात नहीं है, आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तभी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखिए मैंने फ़ाइल को सेव किया था, उस वक्त ये ब्लैंक थी। अब मैं इसको टेक्स्ट को ऐड करके आ चुका हूँ, इसके अंदर डाटा मैंने पुट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इसको सेव करूँ, क्योंकि अब मुझे इसका नाम नहीं रखना, मैंने इस जो नाम रखा हुआ है फ़ाइल का उसी के अंदर इसको अपडेट करना है। तो हमने क्या करना है, हमने फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद अब हम सिंपल इसको सेव करेंगे। अब सेव एज़ नहीं करेंगे, सिर्फ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। देखिए ये मेरे पास practice-1 के नाम की फ़ाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो मैंने इसके अंदर जो 10 पैराग्राफ ऐड किए थे वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपने कहा यार ये पैराग्राफ हटा दो, मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो मैं फ़ाइल में जाके इसको हम सेव कर लेंगे। और दूसरा इसका तरीक़ा क्या होता है कि आप इसको Ctrl+S अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रखते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अपने कीबोर्ड से आपने टाइप करना है कंट्रोल का बटन, उसके साथ ऐड करना है S को, Ctrl+S करते हैं, Ctrl+S दबाएंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा तो इस तरह से आपका डाटा सेव होगा। तो आप जब काम करते जाएं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद Ctrl+S करते रहें ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेव रहे। तो ये कुछ बुनियादी सेव से मुताल्लिक़ बातें थी, पहले आपने हमेशा सेव ही करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरा सीखें और यहाँ तक आपको समझ आ रही है और आपको ये मेरा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की जो अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। अच्छा, अब देखें अगर मैं चाहता हूँ मैंने फ़ाइल को क्लोज़ करना है तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड राइट साइड के ऊपर मुझे 3 बटन मिलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें ये पहला क्लोज़ का बटन है, ये रिस्टोर का और ये मिनिमाइज़ का। अगर आप बंद कर देंगे डॉक्यूमेंट, क्लोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देखें डॉक्यूमेंट मेरा जो है ये क्लोज़ हो गया। अब मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ दोबारा से। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है ये रीस्टोर डाउन का होता है। रीस्टोर डाउन का मतलब होता है, अब देखिए पूरी स्क्रीन के ऊपर विंडो आई है, मैं कहता हूँ हाफ स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए हाफ स्क्रीन के ऊपर विंडो आ गई है। अब इसको फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ईजिली यहाँ से टाइटल बार से पकड़ के मूव कर सकते हैं। ये सिर्फ इस पट्टी से पकड़ के मूव होता है। अगर आप नीचे से कहीं से यहाँ से पकड़ेंगे तो यहाँ से, अगर आप कहीं नीचे से पकड़ के मूव करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ इससे मूव नहीं होगा, ये सिर्फ इस टाइटल बार से मूव होता है यहाँ से पकड़ के। और दूसरा इसका फ़ायदा होता है फिर आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं। देखिए आप इसके यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर आएंगे तो आपके पास डबल हेडेड एरो बनता है। थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखें पहले मेरा एरो ऐसा था, आप इसके पास आते तो ऐसा बनता है। इसका फ़ायदा होता है जब ये इस तरह का एरो बन जाता है तो आप इसको यूँ क्लिक करते हैं और इस तरह से इसको रीसाइज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। तो ये एक सहूलत होती है अगर आप साइड बाय साइड डॉक्यूमेंट रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं इसके साथ में दूसरी विंडो भी खोलूँ तो फिर आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप इसको कॉर्नर से पकड़ते हैं तो देखें यूँ आप इसको ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं।
ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी एक ही जगह से पकड़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो आपने इसको जस्ट लेफ़्ट राइट एंड कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ नीचे से पकड़ेंगे तो अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉर्नर से पकड़ते हैं तो आप इसको एक ही वक्त में ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। इसके बाद अब देखें जो यहाँ पर जो रिस्टोर का बटन था अब ये चेंज हो चुका है मैक्सिमाइज़ में। तो आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, देखिए मैक्सिमाइज़ फुल स्क्रीन के ऊपर हो गया। तो इस तरह से आप मिनिमाइज़, इस तरह से आप इसको क्लोज़ और रिस्टोर और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक माइनस का बटन है, इसका होता है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ का मैं क्लिक करता हूँ, देखें मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई इधर टास्क बार में। इस एरिया को कहते हैं टास्क बार। तो यहाँ पे मेरी फ़ाइल आ गई। बाज़ को ऐसा होता है मैं किसी फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा था और मुझे इसको रोकना पड़ा और किसी और फाइल के ऊपर काम करना पड़ा, तो हम इसको यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं तो ये फ़ाइल यहाँ पर चली जाती है टास्क बार में। देखिए यहाँ पर आ रही है। और अब आप कोई और काम कर लें, जब आपका वो काम ख़त्म हो जाए, आप दोबारा इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोबारा से फ़ाइल आपके सामने आ जाती है। तो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, रिस्टोर डाउन का ये ऑप्शन है, ये काम का तरीका है। इसको आप उम्मीदें समझ गए होंगे। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस को। देखिए यहाँ पे फ़ाइल के अंदर मैं कुछ ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरा हमारे पास वर्जन है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ नहीं करना चाहता, जो मेरे पास ये फ़ाइल खुली है practice-1 की, मैं जस्ट इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने फ़ाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है क्लोज़ का। अब ये जो क्लोज़ का ऑप्शन है ये सिर्फ इस्तेमाल होता है फ़ाइल को क्लोज़ करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ नहीं करेगा, जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लोज़ नहीं करेगा, जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसको क्लोज़ करेगा। मैं क्लोज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, लेकिन जो फाइल थी वो बंद हो गई है। तो इस तरह से आप क्लोज़ के जैसे बंद, अगर आप यहाँ से करेंगे तो पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बंद हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ वो फाइल बंद करनी थी तो इसलिए मैंने क्लोज़ किया। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+W होती है। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने फ़ाइल ओपन की, अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके W प्रेस करूँगा तो देखिए ये फ़ाइल क्लोज हो जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की है। इसी तरह से अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, मैं चाहता हूँ कि यार प्रैक्टिस की फ़ाइल जो है मैंने बनाई थी इसको ओपन करके काम करूँ, या पहले से कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव हुआ है मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद आपने ओपन में जाना है। ओपन में जाएंगे तो यहाँ से आपको कोई पूछेगा भाई कहाँ से ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे जो रिसेंट आपने फ़ाइल यूज़ की होंगी वो आ रही होंगी, लेकिन अगर आप किसी और फाइल को ओपन करना चाहते हैं इनके अलावा तो आपने ओपन में जाना है और यहाँ से आपके पास वही लोकेशन आ जाएगी भी कहाँ पे रखी है फ़ाइल आपकी। हमने कहा डेस्कटॉप के ऊपर रखी है। इस तरह से मैं कहता हूँ भाई practice-1 के नाम से रखिए। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिए practice-1 की जो फ़ाइल थी ये ओपन हो गई। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+O होती है। मैंने फ़र्ज़ करा ये फ़ाइल के ऊपर काम कर रहा था, मैंने कहा एक और फ़ाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर पहले काम करना। बाज़ को इंसान की ज़रूरत होती है, आप एक काम के ऊपर एक फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, कोई दूसरा आपका बॉस आपसे कहता है यार फ़लानी फ़ाइल खोलो, मुझे उसका प्रिंट आउट दे दो, या उसके ऊपर थोड़ी सी चेंजेस करके प्रिंट आउट दे दो, तो हमें ये काम रोक के दूसरा काम करना पड़ता है। अब देखिए ये फ़ाइल मेरे पास खुली हुई है, इसको हम खुला रहने देंगे, Ctrl+S कर लिए ताकि सेव रहे। अब मुझे वो वाली फ़ाइल भी ओपन करनी है। एक तरीका एक आप फ़ाइल में जाएँ और यहाँ से ओपन करें तो आप उस फ़ाइल को ओपन कर लें जो फ़ाइल आपने ओपन करनी है। दूसरा तरीका क्या होता है, आप ये फ़ाइल खुली है आपके सामने, अपने कीबोर्ड से Ctrl+O प्रेस करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप दोबारा यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई और फाइल जो है वो चूज़ कर लेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें मैं बुक टेम्पलेट को ओपन करता हूँ एंड सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ। देखिए ये फ़ाइल भी खुली हुई है मेरे पास, ये दूसरी फ़ाइल भी मेरे पास ओपन हो गई है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बुक मेरी जो है वो कंपोज़ की हुई है। अब मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 2 फाइल्स ओपन हो गई हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे बता रहा है कि यहाँ पे आपके पास 2 फाइल्स हैं। अगर मुझे स्विच करना हो एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, दोनों फाइल्स खुलती हैं सामने। मैंने कहा मैं इस फाइल में जाना है तो मैं इस पर काम कर सकता हूँ, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मैंने इस फाइल के अंदर जाना तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप फाइल्स के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। देखिए इस फाइल के ऊपर और क्लिक करके इस फाइल के ऊपर। अब मैंने कहा कि इसको क्लोज़ कर दें, इसका काम ख़त्म हो गया, तो Ctrl+W से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। ये फ़ाइल मेरे सामने खुली पड़ी है। तो ये तरीका हो गया ओपन का, क्लोज़ का, फाइल्स को सेव करने का। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको अब तक ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शन देखते हैं। देखिए तो होम का ऑप्शन होता है, ये आपके पास होम है। न्यू होता है तो न्यू के अंदर ये टेम्पलेट आपके पास खुलते हैं, ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है, नीचे टेम्पलेट होते हैं। इसके अलावा ओपन का मैंने बता दिया। गेट एड्स इन, इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एड्स इन पढ़नी होती है, ऐड करनी हो, तो वो हम पढ़ते हैं। हम जब नेक्स्ट सीरीज़ करेंगे जिसमें एडवांस एक्सेल को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। एक आम यूज़र के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफिस इन्फो है, अगर आप चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इन्फॉर्मेशन देखना तो आपने इन्फो के ऊपर क्लिक
करना है तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। देखें जैसे जो आपने फ़ाइल ओपन किया इसका साइज़ कौन सा है, इसके अलावा इसके अंदर पेजेस अभी कितने हैं, इसके अंदर वर्ड्स कितने हैं, इसकी सारी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। इस तरह से इसका जो यूज़र है वो कौन है, ये सब चीज़ें आ रही होती हैं। इस फाइल की लोकेशन अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो लोकेशन भी ओपन यहाँ से कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, बैक स्टेज इन्फॉर्मेशन कहते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बैक स्टेज इन्फॉर्मेशन है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इनको यूज़ नहीं कर रहे, एक आम यूज़र के लिए इनका इस्तेमाल इतना अहम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि भाई ये जो ओनर है, जो यूज़र है, वो किस नाम से है, किस आईडी से इसके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अकाउंट बना है, सब चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ रही होती हैं। सेव का, सेव एज़ का बता दिए। प्रिंट का इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ते हैं, और शेयर और एक्सपोर्ट का भी हम आगे पढ़ेंगे, और क्लोज़ का मैंने आपको बता दिया। फ़िलहाल इस फाइल के टैब में इतनी और इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़र के लिए हेल्पफुल होती है। तो देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हम आते हैं तो ये हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं, जैसे होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, ड्रॉ का टैब है, डिज़ाइन का टैब है, मुख्तलिफ टैब्स होते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 होगा तो आपके पास ये ड्रॉ का टैब नहीं होगा, लेकिन ये डिज़ाइन का टैब और ये इंसर्ट का टैब और ये सब टैब्स आपके पास अवेलेबल होंगे। ये ड्रॉ के टैब होते हैं वहाँ पे, लेकिन सामने नहीं होते, तो आप इनको खुद ला सकते हैं। अब हम होम के टैब को देखते हैं और यहाँ से देखते हैं कि हम इन चीज़ों को वन बाय वन चेक करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इनको हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये होम का टैब है। सबसे पहले हम इसमें फ़ॉन्ट के ग्रुप को पढ़ेंगे। फ़ॉन्ट के ग्रुप क्या है, देखें ये फ़ॉन्ट का हमारे पास ग्रुप है। ये हमारे पास ऑफिस के अंदर ये टैब्स होते हैं, जैसे ये टैब्स हो गए, और इन टैब्स के अंदर फिर ये नीचे जो है रिबन होता है ये, और ये जैसे होम का रिबन है, ये होम के टैब के अंदर ये होम का रिबन है, उस रिबन के अंदर इन टूल्स को ग्रुप बना के रखा हुआ है। जैसे देखें यहाँ पे ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, यहाँ पे ये पैराग्राफ का ग्रुप है, यहाँ पे स्टाइल्स का ग्रुप है, एडिटिंग के ग्रुप है। तो ये ग्रुप होते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है कि पैराग्राफ के मुतालिक जितने टूल्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं, फ़ॉन्ट से मुतालिक जितने टूल्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं, क्लिपबोर्ड के सारे टूल्स जो हैं वो इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये हमारे पास होम्स, ये टैब्स होते हैं, इन टैब्स के अंदर रिबन होते हैं, और रिबन के अंदर मुख्तलिफ टूल्स को ग्रुप की शक्ल में कैटेगराइज करके रखा होता है ताकि काम करने में आसानी हो। फ़र्ज़ करें अगर मुझे किसी को बोल्ड करना है तो मैं यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, अगर मैं किसी को फ़ोन पर गाइड कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा भाई आपने होम के टैब में जाना है, फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाना है, यहाँ से बोल्ड को चूज़ कर लेना है। तो इसको नेविगेट करना आसान होता है। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, आपने होम के टैब में जाना है, आपने इसके अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में जाना है, और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड का, तो आपने बोल्ड कर देना। तो इस तरह से आप किसी को गाइड कर सकते हैं इन ग्रुप्स की मदद से। अब हम देखते हैं कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास सबसे होम के टैब के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है ये फ़ॉन्ट्स का आता है। फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। फ़ॉन्ट्स असल में क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं लिखाई के साइज़ को, जो लिखाई का जो तरीक़ा होता है इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए ये आपको जो लिखाई नज़र आ रही है तो ये एक फ़ॉन्ट है। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बता रहा है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको, ये बता रहा है कैलिबरी बॉडी। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, फ़र्ज़ कर देखिए मैं चेंज को सिलेक्ट किया, ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसका जो फ़ॉन्ट है ये रख देता हूँ, मैं ये वाला एरियल रखता हूँ। तो अब आप देखें ये चेंज हो गया फ़ॉन्ट। तो मतलब क्या हुआ कि ये फ़ॉन्ट चेंज हुआ है। पहले ये कैलिबरी था, ऐसा था, अब ये एरियल हो गया है तो ऐसा हो गया है। तो लिखाई के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, जो मुख्तलिफ़ स्टाइल्स होते हैं, उनको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। तो आप इन फ़ॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप इनको यूज़ करेंगे। मेरे पास क्योंकि उर्दू के भी हैं, अरबी के भी हैं, तो मेरे पास मिक्स होंगे। तो आप पास सिर्फ इंग्लिश के होंगे, अगर आपने सिर्फ इंग्लिश के इंस्टॉल किए हैं तो देखिए ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन करके। ये एरियल है। तो इस तरह से आपने जिसको फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये आपका कीबोर्ड का कर्सर है, आपने यहाँ पे रखना है और पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करते जाना है। अपने कीबोर्ड के जो लेफ़्ट माउस होता है, माउस का आपने शुरू में उससे क्लिक करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आगे तक लेके जाते जाना है इस तरह से करके। तो इस तरह से करके आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट को ऊपर जाना है, यहाँ से इस एरो के ऊपर, और यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आपने इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप सारे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से करके। सबको सिलेक्ट करके फिर आपने इसको यहाँ से
कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बुनियादी चीज़ बता दूँ कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है 2-3 फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं। या तो आप कैलिबरी इस्तेमाल कर लें, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वही इस्तेमाल कर लें, या आप एरियल को इस्तेमाल कर लें। देखिए जो एरियल फ़ॉन्ट होता है ऑफिसेज़ में ज़्यादातर एरियल फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है, या टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लें। ये 3 फ़ॉन्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हम जो प्रेफ़र करते हैं वो एरियल को प्रेफ़र करते हैं कि आप एरियल को यूज़ करें। लेकिन अगर आप टाइम्स न्यू रोमन को भी यूज़ करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप टाइम न्यू रोमन को भी कर सकते हैं या कैलिबरी को भी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हम वर्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो हम एरियल को यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मल जो साइज़ होता है लिखाई का वो 12 रखते हैं। जो आम लिखाई, जैसे ये आम पैराग्राफ लिखा है तो इसका जो साइज़ होता है 12 होता है। देखिए इसके साइज़ फ़ॉन्ट के साथ बराबर में साइज़ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे 11 होता है डिफ़ॉल्ट में, आप इसको 12 रखेंगे। जो नॉर्मल लिखाई का साइज़ होता है उसको हम ऑफिस के अंदर 12 रखते हैं। जो हेडिंग होती है उसको 14 रखते हैं। जो उससे बड़ी हेडिंग हो तो उसको 16 रखते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ऊपर लिखता हूँ ये मैंने शहबाज आईटी एकेडमी लिखा, तो अब मैं इसका साइज़, क्योंकि मेन हेडिंग है तो इसका साइज़ मैं क्या रखूँगा 14 रखूँगा, बल्कि 16 रखूँगा, और इसको मैं बोल्ड भी करूँगा। इसी तरह से अब मैंने ये एक सब हेडिंग फ़र्ज़ करें ले ली। अब जो सब हेडिंग होगी इसका साइज़ हम 14 रखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। और जो नॉर्मल लिखाई है हमारी वो हमारी होगी 12 के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अमूमन हम ऐसा करते हैं कि जो बड़ी हेडिंग होती है उसका 16 रख लेते हैं, जो छोटी होती है उसका 14 रख लेते हैं, और जो नॉर्मल लिखाई होती है उसका 12 रखते हैं। लेकिन ये एक हमने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने इस चीज़ें सेट की होती हैं। बाकी इसके अलावा हम अपने हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन बुनियादी सेटिंग यही है कि आप अगर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेटिंग रख सकते हैं। तो अब ये साइज़ का ऑप्शन है, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को साइज़ को बढ़ाना है तो उसको सिलेक्ट करना है। देखिए आप क्लिक करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। बाज़ का हमें बड़ा भी चाहिए होता है, कोई टैग वैग बनाने होते हैं तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे देखें, इसको सिलेक्ट किया, इसके साइज़ के बराबर के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्लस का, एक के ऊपर माइनस बना हुआ है। प्लस का मतलब है कि आप इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ाते जाएंगे यहाँ पे 2-2 पॉइंट का इजाफा होता जाएगा, माइनस करते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बने हुए साइज़ हैं 72 तक, लेकिन अगर आप चाहते नहीं मैंने इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 100 करना है, तो आप इसको 100 यहाँ पर टाइप कर लेंगे और इंटर करेंगे तो देखिए 100 हो गया। आपने कहा नहीं मुझे 200 करना है, तो आप 200 यहाँ पे टाइप करके 200 कर देंगे। और अगर आप यहीं से चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ मैक्सिमम 72 तक की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप 72 तक इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इंक्रीज़ करना हो तो आप यहाँ पर टाइप करके उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे देखिए यहाँ पे केस आ रहा होता है, इसको कहते हैं चेंज केस। आपके पास ये लिखाई जो है वो स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, सारे लेटर छोटे हैं आपका, सारे बड़े कर दो। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें अपर केस होता है, आपने अपर करेंगे तो सारे के सारे लेटर्स बड़े हो जाएंगे। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे, आपने कहा लोअर केस कर दें, देखिए ये लोअर है तो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे, टी भी छोटा। इसी तरह से आपने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन होता है सेंटेंस केस का। तो सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे छोटे होते हैं। मतलब यहाँ से लेकर जो फुल स्टॉप जब तक आप नहीं लगाएंगे तो सारे के सारे छोटे होंगे। फुल स्टॉप के बाद जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो फिर से उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो ये सेंटेंस केस होता है, यहाँ पे देखिए नज़र भी आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड, जैसे टी बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, टी बड़ा होगा, डब्ल्यू बड़ा होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कैपिटल ईच वर्ड कर देंगे तो हर एक का फर्स्ट लेटर कैपिटल। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं फर्स्ट छोटा हो बाकी सारे बड़े हों तो ये भी कर सकते हैं, टॉगल केस कहते हैं इसको। हम ज़्यादातर बाज़ का डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल राइटिंग में ये फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये फ़ॉन्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको दोबारा से जाता हूँ, सेंटेंस केस कर देता हूँ। अगर आप कीबोर्ड से चीज़ें करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आप कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबा के रखेंगे और F3 दबाएंगे। F3 दबाएंगे तो सारे बड़े, दोबारा F3 दबाएंगे, शिफ्ट F3 तो सारे छोटे, फिर शिफ्ट F3 दबाएंगे तो ये टाइटल केस हो जाएगा, मतलब एक हर एक एक बड़ा। तो शिफ्ट F3 से 3 केसेस में चेंज करता है, सारे बड़े करता है, सारे छोटे करता है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। उम्मीद ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें क्लियर फॉर्मेटिंग। देखें क्लियर फॉर्मेटिंग हम आखिर में पढ़ते हैं, पहले यहाँ देखें बोल्ड। जब हम हेडिंग वगैरह लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड करते हैं।
बोल्ड क्या होता है, जैसे फर्स्ट करें मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ यार इस एरिया को बोल्ड करूँ, थोड़ा सा नुमाया करूँ, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बोल्ड के ऊपर क्लिक करना है, तो देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया। तो बात को हम जब डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं, जैसे फर्स्ट करने हमने कहा यार यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको नज़र आसानी से पड़ जाए, भाई ये जो बोल्ड किया हुआ है इसको लाजमी पढ़ना है। जो डिटेल हम जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, एग्रीमेंट्स तो ब्लैंक होते हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ पे जो कस्टमर की डिटेल ऐड होती है, मतलब ओनर के नाम, टेनेंट का नाम, उनका CNAC, उनका एड्रेस, जब हम वो चीज़ें डालते हैं तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। तो उसमें ये होता है जब हम कस्टमर को देते हैं तो क्या करता है, सिर्फ जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं, जो बोल्ड होती हैं, वो उनको पढ़ लेता है, भाई मेरी डिटेल जो डाली है वो ठीक है। अगर उसमें कोई गलती होती है तो बता देता है, भाई इसमें ये चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक है, या फ़ोन नंबर गलत लिख दिया है, या एड्रेस भी गलत लिख दिया, तो इंडिकेट कर देता है। तो ये मुख्तलिफ हाईलाइट के तरीके होते हैं कि आप टेक्स्ट को कैसे नुमाया कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बी, देखिए बोल्ड है, इसको क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट बोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो वो अनबोल्ड हो जाएगा, ये देखें तो ख़त्म हो गया। आपने कहा, आपने सबको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, फिर आपने कहा नहीं ऐसा करो कि भाई इसको अनबोल्ड कर दो। तो जिसको आपने अनबोल्ड करना है, जिसमें से बोल्ड हटाना है, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो देखें एरिया जो है वो अनबोल्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने सबको सिलेक्ट किया, अंडरलाइन अटैलिक देख लेते हैं, पहले अटैलिक किया, तो ये अटैलिक होता है थोड़ा सा तिरछा करने के लिए। ये देखें तो टेक्स्ट को आप थोड़ा सा तिरछा स्टाइलिश करते हैं तो आप अटैलिक कर देते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप करना, अमूमन हम हेडिंग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, या हम बीच में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, जैसे फर्स्ट करें, जैसे ये फर्स्ट करें मैंने इसको यहाँ से बोल्ड किया तो मैं इसको अटैलिक भी कर देता हूँ। ये देखें इसमें होता है कि एक बंदा नॉर्मल राइटिंग पढ़ रहा होता है, बीच में थोड़ी सी डिफरेंट आती है तो वो इंसान देखता है हाँ भाई इसको पढ़ना चाहिए। तो हम मुख्तलिफ जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारे डॉक्यूमेंट की ब्यूटी के लिए, दूसरा सामने वाले को इसके ऊपर फोकस करवाने के लिए भी करते हैं कि भाई ये जो बंदा हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है वो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को लाजमी फोकस करे और इनको लाजमी पढ़े। बाज़ का तो हम कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं, कुछ रूल्स डालते हैं, या हम कोई लॉज बना रहे होते हैं, जैसे अपने स्कूल के लिए कोई गाइडलाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन देयर प्रेमिसेस, तो हम उसको मोबाइल फ़ोन को एक तो क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ से कैपिटल भी कर देते हैं और दूसरा फिर इसको हम बोल्ड करके अंडरलाइन भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, कैपिटलाइज किया है सारे लेटर्स को। मकसद ये है कि आप इस पॉइंट को लाजमी फोकस करें। और नेचुरली जब इंसान एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है, नॉर्मल तहरीर के अलावा हट के कोई चीज़ आती है तो वो लाजमी उसको पढ़ता है, यार इसमें क्या लिखा हुआ है देख तो लूँ। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि आप जिसकी वजह से आप लोगों की अटेंशन को किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर, किसी ख़ास सेंटेंस के ऊपर फोकस कराने के लिए यूज़ करते हैं। ये अपने डॉक्यूमेंट की ब्यूटी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप इसको बोल्ड अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगर अंडरलाइन करना है तो आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको आपने अंडरलाइन कर दिया। आप चाहते हैं यार नहीं मुझे डबल अंडरलाइन करना है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, अंडरलाइन के साथ देखिए एक छोटा सा एरो बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। अंडरलाइन के साथ छोटा सा एरो बना हुआ है, जिसके ऊपर भी एरो बना है उसका मतलब इसके अंदर मजीद टूल्स या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे देखिए यहाँ ये फ़ॉन्ट था ना, इसके साथ ये एरो बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास और ऑप्शंस खुलते हैं। ये फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो और ऑप्शन खुलते हैं। ये जो हमने सेंटेंस केस पढ़ा है, चेंज केस, इसके साथ भी एरो बना हुआ है। तो एरो का मतलब होता है कि इंडिकेट करता है कि इसके अंदर कुछ मजीद टूल्स अवेलेबल हैं। तो अंडरलाइन के ऊपर भी हैं, देखिए यहाँ पे अंडरलाइंस के ऑप्शंस आ रहे हैं। आपने डबल अंडरलाइन करनी है, मोटी वाली करनी है, डॉटेड करनी है, डैश्ड अंडरलाइन करनी है, इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ मुझे डबल अंडरलाइन करनी है तो देखिए डबल अंडरलाइन होगी। हर जगह नहीं करते, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं ये चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल, आपको पता हो कि है। आपने कहा मुझे लाइन का कलर चेंज करना है तो देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। ये देखें आपने कहा ये कलर रख लें तो ये कलर रख लें, लेकिन अगर आप लाइन का कलर रख लेते हैं और उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो लाइन ब्लैक ही आएगी और ग्रे आएगी। और अगर आप कलर प्रिंटर से करते हैं तो फिर ये आपके पास सही कलर में आएगी। तो फिलहाल मैं इसको ब्लैक, ऑटोमेटिक जो ब्लैक कलर है वो रख लेता हूँ। तो इस तरह से आप लाइंस के अंदर भी कैटेगरीज हैं आपके पास। आगे देखें, आगे हमारे पास ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू का, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि आपने इसको काटना है। जैसे मैं चेंज को काटा तो आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आपने स्ट्राइक थ्रू लगा दिया तो लाइन कट गई। जैसे आपने अक्सर देखा होगा
मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट करें, एक चीज़ की कीमत लिखी होती है 250 रुपीज़, तो आगे लिखा होता है भाई 50% ऑफ। फिर आगे लिखा होता है भाई, जैसे फर्स्ट करें ₹140। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा अगले लाइन में करके दिखाता हूँ। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल प्राइस ये होती है, तो इसको उन्होंने काटा होता है, और आगे 50% ऑफ, तो फिर 140 हो गई या 125 होगी, जो भी बनता है ये आप चेक कर लीजिएगा। और बाकी इसमें क्या है कि आपने इस तरह से एक्चुअल अमाउंट को काटा होता है ताकि पता चले भाई इसकी एक्चुअल अमाउंट ये थी और ये थी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं दराज वगैरह के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वहाँ पे जब ऑफर्स चल रही होती है तो वहाँ पे दिखा रहे होते हैं भाई 50% ऑफ, 60% ऑफ, तो एक्चुअल जो अमाउंट होती है उसको उन्होंने लिख के काटा होता है, और उसके आगे जो डिस्काउंट प्राइस चल रही होती है वो दी होती है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको जो है वो क्रॉस करके दिखा सकते हैं। देखिए स्ट्राइक थ्रू लगाएंगे और फिर इसको हटा देंगे। तो इस तरह से आप इसको, अगर किसी वर्ड को काटना हो तो आप इसको काट के दिखा सकते हैं भाई ये पहले इसकी एक्चुअल प्राइस ये थी, अब प्राइस ये हो गई है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर आप मैथमेटिक्स की चीज़ें यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक फार्मूला लिखते हैं, अगर आपने मैथमेटिक्स का काम करते हैं, अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं है, तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट काम लिखा तो फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ, फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ होता है। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, जो ST है ना ये ऊपर छोटा सा करके लिखा हुआ होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट में सेट होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं जब 1 के बाद ST लिखा, तो कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है ऑटो चेंज के नाम से, एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट के नाम से होता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर को ये चीज़ बता दी गई है कि अगर 1 के बाद ST लिख के कोई बंदा स्पेस देगा तो आपने क्या करना है, ST को छोटा सा ऊपर करके लिख देना है। इसका क्या मतलब होता है, फर्स्ट होता है, ये डिफ़ॉल्ट में इसके अंदर सेव होता है। हर कंप्यूटर वर्ड के अंदर सेटिंग चेंज होती है, सेव होती है। अब मैंने कहा मैं 2 लिखा और ND लिख के स्पेस दूंगा तो ऑटोमेटिकली ND ऊपर चलेगा, सेकंड हो गया। ठीक है, जो बहुत सी ज़्यादा कॉमन टर्म्स हैं जो कि कॉमन यूज़ होती हैं, कंप्यूटर्स को समझते हैं कि भाई इसको आपने ऐसे ही लिखना है। तो ऐसे इसको लिखते कैसे हैं, फर्स्ट करने कंप्यूटर ने इसको नहीं लिखा, तो अब आप इसको ऊपर करना चाहते हैं तो आपने एंड और D को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है सुपरस्क्रिप्ट का, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का। सुपरस्क्रिप्ट के ऊपर देखें, थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे X के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं X²। ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने जिस वर्ड को सिलेक्ट किया है वो इस तरह छोटा सा ऊपर करके लिखा जाएगा। इस तरह से सबस्क्रिप्ट है कि X के बाद आप जिस वर्ड को छोटा करके लिखना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें, इस बटन को दबाएंगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है आपके सामने, Ctrl+Shift+ ये अंडरस्कोर का बटन है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब देखें मैंने ND को सिलेक्ट किया और मैं इस बटन को दबाता हूँ, ये देखिए इस सुपरस्क्रिप्ट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं इसको नॉर्मल करना है तो मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। मैं कहता हूँ इसको नीचे करूँ सबस्क्रिप्ट, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब फर्स्ट कर मैं एक फार्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे हम लिखते हैं X² प्लस Y² प्लस 2XY, एक ऐसे डफ फार्मूला लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि X के ऊपर स्क्वायर की शक्ल में है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं 2 को, और यहाँ से इसको हम स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको हम स्क्वायर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये स्क्वायर बन जाते हैं। अगर आप पानी का फार्मूला लिखते हैं, जैसे फर्स्ट हम लिखते हैं H2O, तो जो 2 है ये छोटा होता है, तो आपने 2 को सिलेक्ट करना है। देखिए बाज़ का अगर आप माउस से सही सिलेक्शन नहीं कर पाते तो आपने इस 2 को सिलेक्ट करना है इस तरह से। अगर आप नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, आपने जो एरो कीज़ होती हैं उसकी मदद से अपने कर्सर को यहाँ लेके आना है, फिर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना है। अब आपने लेफ़्ट एरो की दबानी है तो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कर्सर 2 से पहले है फिर आपने शिफ्ट दबाना है और राइट एरो की दबाना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सिलेक्शन टेक्निक सीखनी है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए या माउस के ज़रिए से कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, तो आप मेरे चैनल शहबाज IT अकेडमी पे हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आप शहबाज IT अकेडमी पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि आप कीबोर्ड के ज़रिए से कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। शॉर्ट वीडियो है, यहाँ पे देखिए मैंने आपके पास एक वीडियो डाली होगी, ये देखिए ये वीडियो है कीबोर्ड के ज़रिए से कैसे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत डिटेल से मैंने बनाई है। इस तरह से एक वीडियो ये भी है, एक वीडियो, ये 3 वीडियोज़ आप देख लें, टेक्स्ट सिलेक्शन टेक्निक्स, ये वाली और ये वाली।
शहबाज आईडी अकेडमी के चैनल के ऊपर हैं। इनकी कोशिश करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप इंशाल्लाह सिलेक्शन के अंदर मास्टर बन जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो बेसिक सिलेक्शन होती है, कैसे सिलेक्शन करनी है, माउस के ज़रिए से कैसे करनी है, एक लाइन को कैसे सिलेक्ट करना है, एक वर्ड को कैसे करना है, एक पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट करना है। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं और आके आप चाहते हैं कि भाई इसके अंदर अपने हाथ को सीधा करें, प्रैक्टिस करें, तो आप जो है इसको इस वीडियो को देख लें ताकि आपको पता चलेगा आप सिलेक्शन टेक्निक्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन टेक्निक्स समझाने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी हो जाएगा और ऑलरेडी काफ़ी वक्त हो चुका है हम इन बेसिक्स टूल्स को पढ़ते हुए। तो आप देखेंगे कितनी लंबी लेंदी ये ट्रेनिंग होगी। इसमें मकसद ये होता है कि आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियर हो जाए। अगर आपको इनके लॉजिक नहीं पता होगा, इनके यूज़ का तरीका नहीं पता होगा, इनके कैसे अप्लाई होते हैं, तो आप इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी टूल को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी होता है कि आप उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझें, उसके जो है वो एडवांटेजेस को समझें। तो आपको पता होगा वो तरीक़ाकार है क्या, कैसे काम कर सकता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है। अब मैं इसको सब्सक्राइब करता हूँ। देखिए यहाँ पर के ऊपर क्लिक करूँगा, देखिए H2 हो गया। इस तरह से हम केमिस्ट्री के ऊपर फार्मूला लिखते हैं ना, NaCl और FeSO4। तो इससे जब ये 4 को सब्सक्राइब करना है तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करके देते हैं। इस तरह से हम लिखते हैं H2SO4 लिखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ को समझिए, अच्छी बात है, समझ आ गई। अब देखिए मैंने H2SO4 लिखा और अब मैंने कहा स्पेस देखिए। अब मैं जब दोबारा लिखता हूँ तो इसने देखा नॉर्मल, ये देखें ये छोटा लिखना शुरू करता है। ये देखें छोटा लिख रहे हैं। अब आपको सिर्फ 4 छोटा चाहिए था, लेकिन ये बाकी वाले भी छोटे लिख रहे हैं। क्यों लिख रहा है छोटे? क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तक ये फंक्शन अप्लाई हुआ है। अब आपने कहा भाई मुझे ये वाले तो छोटे नहीं लिखने, मतलब 4 के बाद के लेटर्स बड़े लिखने। तो अगर आपने 4 के बाद इसको आपके पास ये टेक्स्ट छोटा लिखा जा रहा है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है ताकि ये इसके ऊपर से हट जाए। अब देखिए नॉर्मल हो गया। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे H2SO4। तो इसमें देखें SO4 में 4 भी नीचे जाएगा सबस्क्रिप्ट में। तो यहाँ से आप जाएंगे, इस तरह से 2 को सिलेक्ट करते हैं तो 2 को भी नीचे जाएगा सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप जो केमिस्ट्री के फार्मूलाज हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के पेपर्स और डिज़ाइन करना आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इक्वेशंस कैसे लिखें, तो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डिटेल से भी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरा सिर्फ ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे कि आप केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनली कैसे बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बेसिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपको समझ आ गया। आगे देख लेते हैं। आगे देखें कुछ टाइपोग्राफी के ऑप्शन है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। ये आपके पास ऑप्शनल्स होते हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें तो कर लें। जैसे फर्स्ट करें, आपके पास ये हेडिंग है, आप कोई ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ देखें टाइपोग्राफी के ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं। कभी आपने किस स्टाइल में रखना है, आपने कहा इस तरह से रखना है तो ये रख लें आप। इसी तरह से आपने कहा कि नहीं भाई मुझे इसकी जो है वो आउटलाइन चेंज करनी है, देखिए यहाँ आउटलाइन, आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखें आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ, ये देखें। आप किसी के ऊपर भी अपना माउस लेके जाएंगे तो आपको इफेक्ट दिखाएगा कि कैसा आता है। आपने कहा भाई ये कलर रखना है तो देखिए आउटलाइन का कलर ये हो गया। दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं और आप शेडोज़ होते हैं, आपने कहा इसके ऊपर मैंने शेडोज़ अप्लाई करने, देखें ना आपके शेडोज़ आ रहे हैं। मैंने ये क्लिक किया, देखिए शेडो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसी तरह से हम इसके अंदर शेडोज़ हैं। अगर आपने कहा शेडोज़ ख़त्म करना है तो देखिए ये फर्स्ट इसको क्लिक कर दें तो ख़त्म हो जाएगा। आपने कहा आउटलाइन ख़त्म करनी है तो आप टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखें आउटलाइन के ऊपर जाते हैं तो आपने करना नो आउटलाइन। देखें नो आउटलाइन, क्योंकि अब इसका वाइट कलर था इसलिए नज़र नहीं आ रहा। आपने कहा मुझे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से देखें ब्लैक कलर रख लें या जो भी कलर रखना चाहें। इसी तरह से फ़ॉन्ट का कलर यहाँ पे भी होता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसका आपने ये कलर रखा हुआ है और आपने इसमें से आउटलाइन भी ऑफ़ कर दी है। ये देखिए आपने कहा आउटलाइन ऑफ़, सॉरी यहाँ पे जाते हैं, दोबारा से आउटलाइन में जाते हैं और आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं। अब देखें कलर आपके पास इसका जो भी आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा इसको ब्लैक कर दें, ये जो कलर आप करना चाहते हैं वो कर दें। तो इस तरह से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से भी, और आपने कहा यहाँ से चेंज करना है। और यहाँ से बने बनाए टेम्पलेट हैं असल में, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि देखिए ऐसे टेक्स्ट रिफ्लेक्ट करता है नीचे की तरफ। आपने कहा ये अच्छा लग रहा है। तो लेकिन ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई ब्रोशर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आपको पता हो क्या ये टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। इस तरह से हम यहाँ पे जाते हैं। रिफ्लेक्शंस के कुछ मज़ीद ऑप्शंस होते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद सेटिंग आप खोलेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे रिफ्लेक्शन ऑप्शंस, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये पैनल खुल जाता है। तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको नहीं देख रहे,
इसको इंशाल्लाह आप अपने तौर पे देख सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ से देखें जो बेसिक ऑप्शंस हैं आप इनको चेक कर सकते हैं। इस तरह ग्लो है, ग्लो के कुछ ऑप्शंस हैं। इस तरह से ग्लो के ऑप्शंस हैं तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से आगे देखें नंबर स्टाइल्स हैं, तो ये नंबर इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, इनको फ़िलहाल आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे आपके पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शंस है, इसको इंशाल्लाह आगे बताएं, क्योंकि ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके इस्तेमाल के लिए, आम यूज़र के इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसमें थोड़े से टेक्निकल किस्म के ऑप्शंस हैं, तो आप इनको फ़िलहाल छोड़ दें। इनका इम्पैक्ट आपको सही से समझ में भी नहीं आएगा अभी। जब आप ये कोर्स कर लेंगे, इसके बाद जब एडवांस सीरीज़ होगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम करेंगे। तो जो बुनियादी ऑप्शंस हैं कलर्स के, आउटलाइन के, शेडो के, रिफ्लेक्शंस के और ग्लो के, ये आपको पता हो। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल दोबारा से यहाँ पे जाना है टाइपोग्राफी के ऑप्शंस के ऊपर। आपने आउटलाइन ख़त्म करनी थी, बता दिया आपको। आपने रिफ्लेक्शन ख़त्म करना है तो आपने यहाँ पे चले जाना है। शेडो को ख़त्म करना है तो यहाँ पे चले जाना है और दोबारा से आपने यहाँ पे जाना है। और आपने कहा नहीं मुझे रिफ्लेक्शन भी ख़त्म करनी है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आ जाए, सिंपल फर्स्ट वाले को चूज़ कर लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे देखें हाईलाइट है, तो हाईलाइट में क्या होता है, मैंने कहा यार ये पॉइंट हाईलाइट कर दें। हाईलाइट करना क्या होता है कि आपके पास एक मुख्तलिफ़ रंगों के हाईलाइटर्स आते हैं, लाल, हरा, येलो, ग्रीन। तो आप किसी पॉइंट को हाईलाइट, आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट आया तो आपने कहा इस पॉइंट को हाईलाइट कर दिया। आपके बॉस ने आपको कहा कि भाई इसको रीड करें, इसमें जो अमेंडमेंट आप देना चाहते हैं उसको नोटिफाई कर दें। तो आपने क्या करना है, अपना हाईलाइटर लेना है, उसको टेक्स्ट को हाईलाइट कर देना, भाई इस ऑप्शंस को देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें। सेम काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आप चाहते हैं यार इसको हाईलाइट कर दूँ, तो आपने क्लिक करना है कलर के ऊपर, तो देखिए ये हाईलाइट हो गया आपका टेक्स्ट जो है। हाईलाइट में क्या होता है कि आप लिखाई के ऊपर एक और मार्कर से उसके ऊपर उसको मार्कर फेर देते हैं ताकि उसको नुमाया कर सकें। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से हाईलाइटर का कलर चूज़ कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कर यहाँ किया, कलर चूज़ कर लिया तो ये हाईलाइट हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप कलर चूज़ कर लें। जैसे फर्स्ट कर मैं यहाँ पे गया, मैंने पहले कलर चूज़ किया ये वाला। अब देखिए ये पेंसिल, आपकी जो एरो है इसके साथ एक पेंसिल सी बन गई है, छोटा सा एरो सा हल्का सा बन गया। थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊंगा। अगर देखिए एरो के साथ एक पेंसिल बन गई है। इसका फ़ायदा ये होता है, इसका मकसद ये होता है कि अब आपने कलर चूज़ किया, अब आप जिस टेक्स्ट के ऊपर फेरना चाहते हैं आप उसके ऊपर फेर देंगे तो ये रंग उसके ऊपर भरा जाएगा। अभी भी पेंसिल आपके पास अवेलेबल है, आपने कहा इसको भी देख लेना, इस टेक्स्ट को भी हाईलाइट कर दिया और इसको भी हाईलाइट कर दिया, तो ये आप कर सकते हैं। आपने कहा ये टेक्स्ट हाईलाइटर ख़त्म हो जाए तो अपने कीबोर्ड से एस्केप दबाना है, ESC सबसे पहला टॉप लेफ्ट बटन होता है एस्केप का, आप उसको दबाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं यार ये हाईलाइट ख़त्म करना है तो अब इसमें भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें जिसमें से हाईलाइट ख़त्म करनी है, और ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और इसको कर दें हाईलाइटर में नो कलर, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आप एक पूरा पैराग्राफ आपने कहा सबको सिलेक्ट कर लूँ तो कर लें, सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप हाईलाइटर के ऊपर जाएँ, नो कर दें, तो जहाँ ये अप्लाई हुआ होगा वहाँ से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले इसको कहें नो कलर चूज़ करना है। अब देखें फिर पेंसिल बनी हुई आ गई आपके पास। अब आप इसको उस टेक्स्ट के ऊपर फेर दें जिसको आपने हाईलाइट किया था, ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म। इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर एस्केप दबाएंगे तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है फ़ॉन्ट के कलर्स का। अगर आप चाहते हैं इसका कलर चेंज करना है तो पूरे को करना है तो सिलेक्ट करें, यहाँ से फ़ॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर रखना चाहते हैं रख दें। अगर आप चाहते हैं नहीं सबका नहीं करना, सिर्फ इस वाले सेंटेंस का कलर चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर लेते हैं इस टेक्स्ट के लिए, इस सेंटेंस के लिए। अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मुझे मज़ीद कलर चाहिए तो देखिए यहाँ पे भी कलर्स हैं, और मज़ीद चाहिए तो आपके पास यहाँ पे मोर कलर्स में अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखिए आप कलर्स भी कर सकते हैं। आपने अगर आपके पास RGB के कलर कोड होते हैं, बाज़ का ऐसा होता है कि आपको कोई कलर देखते हैं किसी लिखाई में लिखा हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी जो है वो RGB वैल्यूज़ अगर आपको पता है तो आप वहाँ पे पुट करके कलर को यहाँ पे ले सकते हैं। और इस स्लाइडर की मदद से आप किसी कलर को डार्क और लाइट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ भी आपके पास कलर अवेलेबल है, जो कलर आपको चाहिए आप उसको चूज़ करें, ओके करें, देखिए यहाँ पे वो कलर अप्लाई हो गया। कलर ख़त्म करना चाहते हैं, आपने कहा जो नॉर्मल है वो आ जाए तो ऑटोमेटिक कर दें, नहीं तो ब्लैक कर दें। इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपने कहा नहीं मुझे इसमें ग्रेडियंट ऐड करना है, ये देखिए ग्रेडियंट है मतलब मल्टी कलर, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा कलर, तो ये आपके पास ग्रेडियंट की भी ऑप्शन अवेलेबल है। आपने कहा ये ऑप्शन अप्लाई कर दें तो ये कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आप ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को
इन ग्रेडियंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है होम टैब के अंदर ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है इसको हमने डिटेल से पढ़ा, आपको ये समझ आ गया। इसमें एक ऑप्शन रह गया है ये फॉर्मेटिंग के ख़त्म करने का। देखें ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई। असल में देखिए फॉर्मेटिंग होती क्या है, फॉर्मेटिंग ये होती है कि आपने एक टेक्स्ट के ऊपर उसका फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, उसका साइज़ चेंज किया हुआ है, उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में से कुछ किया हुआ है, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट किया हुआ है, उसका कलर चेंज किया है, उसका हाईलाइट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, उसके ऊपर सेंटेंस केस अप्लाई किया हुआ है। ये सारी सारी फॉर्मेटिंग्स होती हैं, उसको लेफ़्ट राइट सेंटर रखा हुआ है, ये उसकी फॉर्मेटिंग आती हैं। तो अब आपने अगर एक टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और आप चाहते हैं इसको ख़त्म करके नॉर्मल कर दूँ जैसे पहले था, तो आपने क्या करना है, होम के टैब में लास्ट ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए नॉर्मल हो गया, ये स्ट्राइक थ्रू वगैरह तो ख़त्म हो गया, ये जो ऑफ था, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट ये सब ख़त्म हो गया, H2 SO4 जो थे सब ख़त्म हो गए, नॉर्मल राइटिंग आ गई। तो आप यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग करके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल S करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट भी सेव हो जाएगा practice 1 के नाम से, और इस तरह से आप फॉर्मेटिंग ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा बाज़ का ऐसा होता है कि आप इंटरनेट से कोई डॉक्यूमेंट कोई टेक्स्ट कॉपी करके लाते हैं और वहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होती है इसके ऊपर क्या, वो आप बोल्ड करना चाह रहे होते हैं वो बोल्ड नहीं हो रहा होता, आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे होते हैं वो अप्लाई नहीं हो रही होती। तो अब आपको समझ नहीं आ रही भाई इसके अंदर क्या हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, तो आपने बेस्ट हल ये होता है कि आप सबको सेलेक्ट करें और यहाँ से करते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जो भी उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो होगी जो आपको समझ नहीं आ रही होगी तो सब ख़त्म हो जाएगी। फिर आप इसको दोबारा से अपने तौर के ऊपर जो करना चाहते हैं, इसका साइज़ बड़ा करना है, बोल्ड इटैलिक, वो आप सब के सब फिर कर लें, खुद कर लें बाद में। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बाज़ को ऐसे फॉर्मेटिंग लॉक्स भी होते हैं ना, लोगों ने लॉक्स लगा दिए होते हैं, या अब हमारे पास का जो यूज़र होता है उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती किसी चीज़ के हवाले से, तो अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है कोई चीज़ तो आप इसी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देंगे ताकि वो नॉर्मल हो जाए। देखिए जो नॉर्मल कैलिबरी फ़ॉन्ट हो गया, अंडर 11 का साइज़ हो गया, तो ये नॉर्मल होता है, तो इस हिसाब से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया है कि हमने अपने होम के टैब के अंदर जो हमारा फ़ॉन्ट का ग्रुप है इसको पढ़ लिया है। तो अब आगे हम पैराग्राफ के टूल्स को पढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि होम टैब के अंदर जो हमारा दूसरा ग्रुप है पैराग्राफ का, इसको हम स्टडी करते हैं 1 बाय 1। तो देखें हम इसको क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास पैराग्राफ का ग्रुप है और ये सबसे पहले हम सेकंड लाइन से शुरू करते हैं जो आसान ऑप्शन से, फिर हम आगे चलते हैं ऊपर वाले ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, अलाइनमेंट का, ये पैराग्राफ के ग्रुप है, इसके अंदर आपके पास ये पैराग्राफ के अलाइनमेंट के ग्रुप कुछ आते हैं। जैसे फर्स्ट करें, मैंने शहबाज IT अकेडमी के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आपको आ रहा है, दिखा रहा है कि सेंटर अलाइन है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि लेफ़्ट अलाइन है। इसी तरह से आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे लेफ़्ट अलाइन है, ये सब लेफ़्ट है, लेकिन जो शहबाज IT अकेडमी लिखा हुआ है ये सेंटर अलाइन है। तो यहाँ से आप पैराग्राफ की अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये शहबाज IT अकेडमी ये सेंटर में हो जाए, लेफ़्ट पे हो जाए, तो आपने यहाँ पे कर्सर रखना है और सिर्फ लेफ़्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये लेफ़्ट हो जाएगा। अब आपको पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे कर्सर कहीं पे भी आपने क्लिक कर देना है। अब आप इसको सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, इस तरह से करके। और अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तब भी ठीक है, आप इस तरह से इसको मूव कर सकते हैं लेफ़्ट राइट एंड सेंटर। अगर आप सिर्फ कर्सर रखेंगे तब भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर आप ये लिखा हुआ है टू चेंज दी वे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप सेंटर करें, राइट करें, लेफ़्ट करें, ये आप कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। जस्टिफाई का देख लेते हैं, थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको जस्टिफाई का ऑप्शन होता है क्या। देखें जस्टिफाई का जो ऑप्शन होता है, जैसे आप लेफ़्ट साइड पे देखते हैं, यहाँ पे देखें वर्ड के नीचे वर्ड आ रहा है, बिल्कुल एक अच्छी सी अलाइनमेंट आ रही है, बिल्कुल कोई चीज़ आगे नहीं है, कोई चीज़ पीछे नहीं है। अगर आप राइट साइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें कुछ लाइंस आगे हैं कुछ पीछे, तो ये बुरी लगती हैं। इसको मैनेज करने के लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आपको समझा दूं ज़रा। देखिए जब हम पहले टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे तो उसमें क्या होता था कि अगर आपके पास एक वर्ड पूरा यहाँ पे नहीं आया, जैसे फर्स्ट के लेआउट के बाद ऑप्शंस का ये ग्रुप यहाँ पे, ये वर्ड यहाँ पूरा नहीं आ रहा, जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते थे, टाइपराइटर के अंदर हम यहाँ पे हाइफन लगाते थे, ऐसे हाइफन लगाया तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे रह गया ऑप्शन का, और आधी स्पेलिंग यहाँ पे आ गई हाइफन के साथ। तो इससे हम क्या करते थे कि लाइन के अंदर अगर एक वर्ड पूरा नहीं आ रहा, आधी स्पेलिंग इस लाइन में आ रही थी और आधी स्पेलिंग इस लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ पे हाइफन लगा के आधी स्पेलिंग ऊपर रखते थे, आधी नीचे रखते थे। तो जो इसको पढ़ रहा था तो उसको समझ आ जाती थी कि भाई ये जो ऑप्शन, ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है ये आधी यहाँ पे और आधी अगली लाइन में होगी, तो इसको
इकट्ठा करके पढ़ लेता था। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटर आ गए तो कंप्यूटर ने ये सहूलत कर दी हमारे लिए कि अब कंप्यूटर क्या करता है कि अगर एक वर्ड की जगह यहाँ पे आ नहीं रहा वो वर्ड, तो वो क्या करता है उसको पूरे के पूरे वर्ड को अगली लाइन में शिफ्ट कर देता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो इसके लिए फिर यहाँ पे स्पेस खाली रह जाती है। तो इसको कवर करने के लिए वो क्या करता है, जो यहाँ पे स्पेस बच जाती है उसको सारे के सारे वर्ड्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वर्ड का मतलब है जैसे चेंज एक वर्ड है, द एक वर्ड है, वे एक वर्ड है, तो इन वर्ड्स के दरमियान स्पेस को एडजस्ट कर बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। जस्टिफाई के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस खुलते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस है। तो हम जस्टिफाई के ऊपर सिंपल क्लिक करते हैं तो इसने देखें यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। जो अल्फाज के दरमियान स्पेस थी पहले देखें कम थी, अब देखें ज़्यादा है, सॉरी पहले स्पेस कम थी अब ज़्यादा है, पहले कम थी अब ज़्यादा है। तो इस तरह से आप जो है जस्टिफाई करके अल्फाज के दरमियान जो स्पेस होती है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब जस्टिफाई करते हैं तो लाइंस यहाँ से बराबर हो जाती हैं और ये खूबसूरत भी लगती हैं। तो इस तरह से आप जो है टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाई का वर्किंग प्रिंसिपल था जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो जस्टिफाई है ये किस तरह से काम करता है। तो अब इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन होते हैं, जैसे आपके पास आता है लो जस्टिफाई करना है, या आपके पास आता है कि भाई मीडियम जस्टिफाई करना है। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें जो आपके लिए काम का बस आप नॉर्मल जस्टिफाई करें तो आपका काम हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन हैं वो उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, या बहुत ज़्यादा वो बुरा लगता है या बहुत ज़्यादा कम लगता है। तो नॉर्मल आप इसको बस जस्टिफाई करें तो जो आपका डॉक्यूमेंट है ये जस्टिफाई हो जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग का। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है जो लाइनों के दरमियान स्पेस होती है। अब देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान एक स्पेस है, अच्छी लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ज़्यादा करना है कम करना है तो आपने पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर सेलेक्ट नहीं भी करना तो जैसे यहाँ पे कर्सर रखना है आपने, और यहाँ से आपने लाइन स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करते जाना। तो देखिए यहाँ से इस तरह से लाइन स्पेसिंग कम ज़्यादा हो रही होती है। तो आपने कहा इतनी रखनी है तो इतनी रख लें, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो फिर नॉर्मल हम इसको 1 रखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप अपने काम के हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं और इसको आप जो है वो कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये शेडिंग का है। शेडिंग का मतलब होता है कलर करना। जैसे फर्स्ट करें मैं इसके अंदर शहबाज IT अकेडमी के ऊपर कलर करना चाहता हूँ, मतलब इस पूरी लाइन को शेडिंग करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, कोई कलर चूज़ करके देखिए कलर के नाम की शेडिंग हो गई है। असल में जो ऑप्शन होता है ये इस्तेमाल होता है टेबल्स के अंदर, लेकिन अगर आप किसी एक लाइन के अंदर कलर करना चाहते हैं तब भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर और यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले लेंगे। आपने अक्सर सीरीज़ वगैरह जो बनी हुई देखी होंगी तो उसमें ऐसे ही होता है कि लोग इस तरह से एक एक लाइन जो हेडिंग्स लाइन्स होती हैं उनको इस तरह से शेड किया होता है कलर के अंदर। तो आप इस तरह से इसको शेड कर सकते हैं। जो टेक्स्ट का कलर है फिर इसको आप वाइट कर देंगे तो इस तरह से आप शेडिंग को यूज़ कर सकते हैं, एक लाइन के अंदर कलर भर सकते हैं। अगर आप पूरे पैराग्राफ के अंदर भरना चाहते हैं तो तब भी आप इसको कलर को यूज़ कर सकते हैं इस तरह से करके। तो ये शेडिंग के ऑप्शन है। बाज़ का ऐसा होता है लोग समझते हैं कि ये जो शेडिंग है ये शायद हाईलाइट टेक्स्ट को यूज़ किया हुआ है, तो लोग यहाँ से इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो कलर रिमूव ही नहीं हो रहा होता। फिर यहाँ से भी चेंज करते हैं तब भी चेंज नहीं हो रहा होता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कलर लग जाए टेक्स्ट के अंदर जो कि आप देख रहे हैं कि वो हाईलाइट भी नहीं है, तो आपने उसको यहाँ से रिमूव करना है शेडिंग से। आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से अपनी शेडिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको आपने नो कलर के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये रिमूव हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको आपने नो कलर करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। और फिर जो टेक्स्ट का वाइट कलर है इसको आपने दोबारा से ब्लैक कर देना है, तो इस तरह से शेडिंग रिमूव हो जाती है। तो बाज़ का ऐसे आप कभी इंटरनेट से कोई चीज़ डाउनलोड टेक्स्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो इस तरह से आपके टेक्स्ट के पीछे कलर आ रहा होता है, तो लोग थक जाते हैं यहाँ से हाईलाइट को रिमूव करते करते, लेकिन वो रिमूव होता नहीं है। वो इसलिए रिमूव नहीं होता क्योंकि वो शेडिंग के कलर्स अप्लाई हुए होते हैं। तो अगर आपने शेडिंग को रिमूव करना है तो फिर आपको शेडिंग के ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिर आप यहाँ से इसको नो कलर करेंगे तो ये कलर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से शेडिंग के ऑप्शन है। आगे ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर जब हम टेबल पढ़ेंगे तो टेबल के अंदर इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इस्तेमाल। जैसे आपने कहा कि इस लाइन को बॉर्डर लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपके पास ऑप्शन होता है आउटलाइन बॉर्डर का, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऑल बॉर्डर भी कर देंगे तब भी यही लगेगा क्योंकि एक लाइन के ऊपर है। नॉर्मल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर हम इनको इस्तेमाल करते हैं टेबल्स के अंदर। वहाँ जब हम टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको उसका कंप्लीट इस्तेमाल बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के लिए इतने कर आप एक लाइन के अंदर बॉर्डर रखना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट करें यहाँ इसको बॉर्डर में करना तो आप क्लिक कर देंगे, सॉरी देखिए एक लाइन में बॉर्डर लगेगा। लेकिन इसका ऐसा नहीं होता कि आपके खाली इसी के ऊपर बॉर्डर लग जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे फर्स्ट कर अगर मैं कहता हूँ सिर्फ इसके ऊपर बॉर्डर लगे तो फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है और फिर इसको आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने
इसको करना है तो फिर ये बॉर्डर लगेगा। लेकिन अगर आपने एक पूरी लाइन सेलेक्ट की है तो पूरी लाइन के ऊपर लगेगा। अगर एक वर्ड सेलेक्ट की है, आप इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं इस तरह से करके। तो एक बॉर्डर के समझ आ गए तो ठीक है, नहीं तो इसको रहने दें। हम इंशाल्लाह जब बॉर्डर के ऑप्शंस पढ़ेंगे इंसर्ट के टैब में तो वहाँ पे आपको तफसील से समझाऊंगा। अब अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको बॉर्डर के ऑप्शन को ओपन करके आप इसको कर देंगे नो बॉर्डर। ये देखें ख़त्म हो जाएगा। तो इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ नो बॉर्डर, तो सारे बॉर्डर जो है ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये ख़त्म नहीं हुआ तो आप इसको अलग से सिलेक्ट करें क्योंकि एक वर्ड के ऊपर अप्लाई हुआ है। तो बॉर्डर में जाएं, नो बॉर्डर कर दें। इस तरह से यहाँ से बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को बॉर्डर में जाएंगे तो नो बॉर्डर कर देंगे तो ये बॉर्डर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर्स को मुख्तलिफ टेक्स्ट के ऊपर भी। अब ऊपर आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऊपर में पहला है बुलेट्स एंड बुलेट्स का, फिर नंबरिंग का। इनको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे कुछ सिटीज़ के नाम लिखने, कुछ पॉइंट्स में बातें लिखनी, तो आप यहाँ पे इंटर करते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 1 2 3 या बुलेट्स लगाना चाहता हूँ। तो बुलेट्स क्या होते हैं, ऐसे बुलेट्स होते हैं। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक बुलेट लग जाता है। अब आपने यहाँ पे जो भी लिखना है यूँ लिखें, फिर नेक्स्ट इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगला बुलेट आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिखें कुछ भी, इस तरह से आप बुलेट्स में कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यार ये बुलेट चेंज करना, मुझे कोई और स्टाइल के बुलेट चाहिए, तो यहाँ पे देखें बुलेट के साथ एक छोटा सा एरो होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इस तरह का बुलेट ले सकते हैं। इस तरह का जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मैंने कहा ये वाला लगाना है तो मैं क्लिक करूँगा तो ये बुलेट यहाँ पर अवेलेबल आ जाएंगे यहाँ पर। फिर अब आपने कहा कि यार आखिरी लाइन में मुझे बुलेट नहीं लगाना, आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बुलेट हट गया। अब आप नॉर्मल राइटिंग जो है वो आप लिखना शुरू कर सकते हैं, जो भी आपने लिखनी है। फिर आपने इंटर किया, आपने कहा मुझे दोबारा यहाँ से बुलेट्स और नंबर बुलेट्स लेने, तो आप दोबारा क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले सेलेक्ट किए होंगे बुलेट्स वही लग जाएंगे। आपने कहा नहीं यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे बुलेट पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई और बुलेट लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बुलेट्स का फ़ायदा होता है, आपने क्या कहा कि आपने कहा मुझे उर्दू के बाद एक फिर से एक पॉइंट ऐड करना है, तो आपने उर्दू के बाद यहाँ पे कर्सर रखा और इंटर किया तो ऑटोमेटिकली अगला बुलेट आ जाएगा। तो आप फिर उसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं यार मज़ीद बुलेट्स लगाने, आपने कहा भाई मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने यहाँ पे हाथ का साइन लगाया होता है, फिंगर का साइन आ रहा होता है, कैची का साइन आ रहा होता है, फ्लावर आ रहे होते हैं, तो वो कैसे करने हैं, आपने बुलेट्स के एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन होता है डिफाइन न्यू बुलेट, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये छोटी सी विंडो अपेयर होती है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है सैम्बल्स का। अगर आप सैम्बल्स को लगाना चाहते हैं तो सैम्बल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप पास सैम्बल्स खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सैम्बल्स हैं, इसमें आपके नंबरिंग भी आ रही होती है। इस तरह से इसके आपके पास कैंची आ रही है, पेंसिल आ रही है, ये ख़त के निशान आ रहे हैं, हैंड टूल आ रहे हैं, इस मुख्तलिफ आ रहे होते हैं। तो आप इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कहा कि मुझे ये चाहिए तो आपने इसको क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आपने इसको ओके करना है। तो ये देखें ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, फिर दोबारा ओके करेंगे तो ये यहाँ पे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। फिर आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा। आप दोबारा डिफाइन न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, दोबारा सैम्बल्स के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए जो सैम्बल्स होते हैं ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो जो थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझा दूँ आपको। ये विंडिंग्स, ये सैम्बल्स का फ़ॉन्ट होता है। आप इसको क्लिक करते हैं तो ये 3 होते हैं। सॉरी, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। ये होता है आपका विंडिंग होता है, विंडिंग 2, विंडिंग 3 होता है। ये सैम्बल्स होते हैं। तो आप इनमें से अब कुछ सैम्बल्स आपको विंडिंग में मिल जाते हैं सिंपल। आपने विंडिंग 2 किया तो देखें सैम्बल्स चेंज हो गए। इस तरह से आपने विंडिंग 3 किया तो सैम्बल्स चेंज हो गए। तो अगर आपके पास ये विंडिंग नहीं आ रहा, फ़र्ज़ करें आपके पास, सबसे ऊपर चले आता हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं आ रहा, ये एरियल आ रहा है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास ये आदिल सेलेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सैम्बल्स ही नहीं आ रहे। तो जो सैम्बल्स आते हैं ये फ़ॉन्ट होते हैं असल में। ये जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट पढ़े ना, ये फ़ॉन्ट का ये जो फ़ॉन्ट्स पढ़े, तो सैम्बल्स फ़ॉन्ट होते हैं। असल में ये सब ABCD से लेके बड़ी ABCD, छोटी ABCD, इस तरह से 1 2 3 और @ $, हैश साइन, डॉट साइन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये असल में सब यही होता है। लेकिन जब आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो फिर ये सैम्बल्स चेंज होते हैं। मैं आप करके दिखाता हूँ, ये देखें। सॉरी, मैं इसको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, दोबारा से सैम्बल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको और यहाँ से देखें आप इसको फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। मैं एरोस की मदद से चेंज कर रहा हूँ, ये देखें।
तो आप जो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे उसके मुताबिक, अब देखिए ये सब ABC लिखी हुई है इस फ़ॉन्ट के अंदर ऐसी तरह से है, तो आप इसको फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो यहाँ पे सिंबल्स चेंज होंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट के ऊपर जाएँ, नए सिंबल्स के फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें तो वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। लेकिन अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपने विंडिंग कैसे ढूंढना है। अगर आपके पास यहाँ पे विंडिंग ना हो तो आपने क्या करना है, सिंपल सबसे नीचे आ जाना है, क्योंकि W के सीरीज़ में होता है विंडिंग। तो ये देखें, आपको मैं विंडिंग्स दिखा देता हूँ। ये विंडिंग्स है, विंडिंग्स 2, विंडिंग्स 3। अच्छा, एक और चीज़ दिखा दूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे अरबिक के, इंग्लिश के फ़ॉन्ट भी हैं, उर्दू के भी। मैंने जैसे ये किया, ज़खरीफ़ किया ये वाला, तो देखें मेरे पास चेंज हो जाएंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट्स। इसमें भी यहाँ पे ये विजिबल नहीं हो रहे, तो इसको मैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आप ये विंडिंग्स वाले जो फ़ॉन्ट्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। देखिए विंडिंग्स 1, विंडिंग्स 2, तो आप इस तरह विंडिंग लें, तो आप इनमें से जो फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं, जो सैम्बल यूज़ करना चाहते हैं, उसको एज सैम्बल यूज़ कर सकते हैं, एज बुलेट यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा भाई मैंने ये वाला यूज़ करना है, इसमें ओके करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ, तो देखिए ये बुलेट्स चेंज हो गए। तो इस तरह से आप बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन होता है बुलेट्स के बराबर में नंबरिंग का। आपने कहा भाई नंबरिंग लगानी है, मुझे बुलेट्स नहीं लगाने, तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ बुलेट के ऊपर क्लिक करना है, नंबरिंग के ऊपर क्लिक करना है। देखिए 1 2 3 लग गया। आप चाहते हैं मुझे सिंपल 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए, तो आप इसके एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखें नॉर्मल 1 2 3 है, ब्रैकेट के साथ 1 2 3 है, फिर ABC, छोटी ABC, बड़ी ABC, रोमन की है, ये सारे के सारे आपके पास अवेलेबल है। आपने कहा मैंने ब्रैकेट वाली लगानी है तो वो लगा सकते हैं। इन नंबरिंग का फ़ायदा होता है कि आप किसी भी पॉइंट के बीच में रख के एंटर करते हैं तो ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट्स चेंज होते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। नंबरिंग का यही फ़ायदा होता है। आप यहाँ पे 6 के बाद आप एंटर करते हैं तो 7वां पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप दोबारा एंटर करते हैं, आपने कहा मुझे 8वां पॉइंट नहीं लिखना, यहाँ पे नॉर्मल राइटिंग लिखनी है, तो आप दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब आप नॉर्मल लिख सकते हैं। फिर आपने एंटर किया, आपने कहा दोबारा मुझे नंबरिंग लगानी है, तो आप दोबारा नंबरिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो अब दोबारा से ये 1 से शुरू हो जाएगी, तो अब आप इसको 1 से फिर लिख सकते हैं। आपने कहा यार इस नंबरिंग का स्टाइल छोटा रखना है या कोई और रखना है, तो आप इसका रख सकते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको ABC कर दें या 1 2 3 कर दें, जो भी करना चाहिए। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपने 2 लिखा, आपने कहा 2 का एक और पॉइंट है, जैसे फर्स्ट का 2 लिखा ना उर्दू, 2 के बाद मैंने इंटर किया तो 3 आ गया, लेकिन कहा मुझे 3 नहीं लिखना बल्कि 2 का सब पॉइंट लिखना है। अब सब पॉइंट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है सब पॉइंट में ABC लगाएं या 1 2 3 लगाएं, या छोटा a लगाते हैं अमूमन, या ब्रैकेट के साथ लगाते हैं, क्योंकि अब ये ब्रैकेट वाला 1 2 3 लिखा हुआ है, तो अब आप जो है ABC लगाएं। लेकिन अगर आप 2 के बाद ABC के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली सबके चेंज हो रहे हैं, ये देखें सबके चेंज हो रहे हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे 2 के बाद जो 3 आ रहा है, ये जो पॉइंट है 3 वाला, ये इसका सब पॉइंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैंने 2 के बाद इंटर किया तो 3 आ गया। अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस किया तो देखें ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो गया। ये 2 से 3 नीचे वाला 3 हो गया, ये चेंज हो गया। अब आप इसको जाएं और अब इसको आप चेंज करें। आपने कहा भैया अब इसको मैं चेंज करता हूँ A में, ये देखें अब ये चेंज हो गया। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ से चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सारे चेंज हो जाएंगे। अब आपने क्या किया, आपने 2 के बाद इंटर किया और अपने कीबोर्ड से टैब की दबाना है। टैब दबाएंगे, ये शिफ्ट और कैप्स लॉक के ऊपर टैब की होता है, तो देखिए चेंज हो गया और नीचे वाला 3 ऑटोमेटिक हो गया। तो अब आप इसका बुलेट चेंज कर दें। अब आप जाएंगे, इसका नंबरिंग जो है चेंज कर देंगे, A कर दिया। अब आप यहाँ पे इंटर लिखते हैं जो लिखना है, फिर इंटर करेंगे तब इसका B पॉइंट, फिर इंटर करेंगे C पॉइंट। अच्छा, तो ये हो गया। अब बाकी आपके जो तीसरा पॉइंट वैसे ही आ गया, चौथा पॉइंट। फिर आपने कहा यार नहीं जो 5 का है इसके भी मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट हैं, तो आपने 5 के बाद इंटर किया, कीबोर्ड से टैब किया। देखिए अब उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि आपने ABC में ही लिखने हैं, तो अब आप इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली काम करने का फ़ायदा होता है कि आसानी के साथ। अब आपने कहा कि यार नहीं मुझे इसकी सीरीज़ चेंज करनी है, A नहीं रोमन वाले 1 2 3 लगाने। आपने कहा A नहीं मुझे रोमन वाले 1 2 3 लगाना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसको आपने रोमन में कर देना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि जो रोमन वाली है, जैसे रोमन वाला ये, तो आप इसको चेंज कर दें। जब इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से बुलेट्स भी चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब देखिए इसके अंदर कुछ मज़ीद ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आते हैं चेंज लिस्ट लेवल। इस चीज़ को आप छोड़ दें, ये हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे किसी में इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आगे देख लेते हैं, इसमें डिफाइन न्यू नंबर।
आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जैसे सैम्बल्स में आपके पास कुछ नंबर्स अलग से आ रहे थे, मज़ीद डिटेल थी, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं उर्दू के नंबर 1 2 3 छोटी, और ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कुछ चीज़ नंबर्स फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो आप वो लेना। फ़र्ज़ कर मैं उर्दू के लिए लेना चाह रहा हूँ, अलिफ बे लिखता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट किया, ओके किया, देखें ये सारे अलिफ बे में चेंज हो गए। तो जब आप उर्दू में काम करते हैं, उर्दू डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें अंडू करता हूँ तो दोबारा से मैं दोबारा यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं दोबारा से इस ऑप्शंस में चले जाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग है, यहाँ पे देखें आप फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इनके फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं अपनी नंबरिंग के, अभी देखिए नॉर्मल जो इसका जो फ़ॉन्ट है वो एरियल होगा गालिबन। अगर आपका नहीं, मैंने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, कुछ और रखना है, तो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आप फ़ॉन्ट चेंज करेंगे ये सिर्फ नंबरिंग का फ़ॉन्ट चेंज होगा, इस टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि भाई मैं इसका कुछ फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ अलग से, मैं यहाँ पे आप एरियल ब्लैक रख देता हूँ, एरियल ब्लैक रखा। और यहाँ से अगर आप इसका साइज़ वाइज छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आपने कहा सारी नंबरिंग बोल्ड होनी चाहिए तो बोल्ड कर दें, और इसका साइज़ आपने कहा यार हर सारी नंबरिंग का जो साइज़ है ये 12 होना चाहिए, या बल्कि 14 करते हैं, 14 हो। और यहाँ से भी आपने यही काम करना है, इधर भी आप इसको एरियल ब्लैक कर दें, और यहाँ से भी आपने इसको रेगुलर कर देना या बोल्ड करना, जो आप सेटिंग रखना चाह रहे हैं। जो सेटिंग यहाँ पे रखेंगे वो यहाँ पे रख दें, और यहाँ पे जो इसका जो फ़ॉन्ट है वो 14 कर दें। अब आप इसको ओके करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ जो नंबरिंग का जो साइज़ है ये भी बढ़ गया है। यहाँ देखें एरियल ब्लैक इसका फ़ॉन्ट हो गया, बोल्ड हो गया, 14 साइज़ हो गया, जबकि जो नॉर्मल राइटिंग है उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा। तो बाज़ का हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हम बुलेट्स की या नंबरिंग की जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उसको चेंज करें, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ और दोबारा फ़ॉन्ट में ऊपर जाके आप इसको नॉर्मल कर सकते हैं। नॉर्मल आप इसको एरियल कर दें सिर्फ, और यहाँ से आपने इसको रेगुलर करना है, यहाँ से इसका 12 करना है, यहाँ से भी आपने इसको एरियल सिंपल कर देना है, यहाँ से भी रेगुलर, इस बोर्ड की जगह आपने इसको रेगुलर कर देना है, और यहाँ से आपने इसको 12 करके ओके कर देना है। यहाँ से ओके कर दें तो यहाँ पे देखें आप चेंज हो गया। अगर आप इनको सेलेक्ट करके करेंगे, यहाँ पे कर्सर रख के करेंगे, तो फिर ये सारी चेंजेस यहाँ पे चेंज होंगी। तो अब आगे देखते हैं मज़ीद कुछ ऑप्शंस। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे होते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट के, देखें तो अभी ये लेफ़्ट से अलाइन है। मिसाल के, तो अब आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। फ़र्ज़ करें मैंने 7 पॉइंट लिया, फिर इंटर किया 8, फिर 9, फिर 10, ये देखें अब ये लेफ़्ट से अलाइन है। लेफ़्ट का मतलब है कि लेफ़्ट से बिल्कुल बराबर है, और जो राइट साइड से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ये उल्टे हाथ की तरफ से अलाइन हुए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा राइट से अलाइन करूँ या सेंटर से। तो देखें यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सेंटर। अब देखें ज़रा ओके करता हूँ तो देखिए सारे एक साइड जो 10 के बाद से जो है ये सेंटर आ रहे हैं, मतलब ये जितना लेफ़्ट से निकलेगा उतना राइट से निकलेगा, जितना लेफ़्ट से इतना राइट से, तो ये खूबसूरत लग रहे होते हैं। दोबारा मैं जाता हूँ और मैं अगर इसको राइट अलाइन करता हूँ, ये देखें अब देखें अब ये यहाँ से अलाइन होंगे, जो फालतू जो अल्फ़ाबेट्स बढ़ते जाएंगे तो ये उल्टे हाथ से बाहर आते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अमूमन लोग बड़े परेशान होते हैं कि देखें जब शुरू में मैंने किया था ना, तो देखें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए थे, ये देखें। अब जैसे जैसे आप नंबरिंग आगे ऐड करते जाएंगे, जब 20, 50, 100 के बाद जब ये क्रॉस करेगा तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप इसकी अलाइनमेंट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने कहा भाई कि इसको जो है आप राइट अलाइन कर दो। राइट से क्या होगा, इसका फासला यहाँ से तो मेंटेन रहेगा, जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो यहाँ पे उल्टे हाथ पे निकलते जाएंगे, तो ये एक खूबसूरती इसके अंदर मेंटेन रहेगी। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर में कर दें, देखें आप इसको सेंटर में भी कर सकते हैं। तो सेंटर से क्या होगा कि इसकी खूबसूरती मज़ीद रहेगी। लेकिन सेंटर में जब ये नंबर डिजिट्स बढ़ते हैं 100 या 200 के ऊपर जाते हैं, फिर ये क्लोज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो आप बेहतर है कि इसको राइट पे अलाइन करें। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसके ऊपर आप 100-300 पॉइंट्स लिखते हैं, बहुत ही कोई रेयर केसेस ही होते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन नॉर्मल में अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर अलाइन रखेंगे तो इससे फ़ायदा होगा। एक और चीज़ देख लें, यहाँ जाते हैं, फ़ॉन्ट में जाते हैं, और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे गए और आपने कहा इसका कलर मैंने ये रखना है, ओके करेंगे तो नंबरिंग का कलर चेंज होगा सिर्फ, ये देखें। लेकिन ये जो ऑप्शन है यहाँ से भी आ रहा है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करेंगे तो इस लिखाई का कलर चेंज होगा।
जो आपने सेलेक्ट की होगी, और आप यहाँ से नंबरिंग के उससे जाके करेंगे तो फिर सिर्फ नंबरिंग के कलर चेंज होंगे जो कि आप नंबरिंग के ऊपर अप्लाई किए होंगे। नॉर्मल करता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ से भी ओके करता हूँ। देखिए नंबरिंग के कलर नॉर्मल हो गए। तो ये नंबरिंग के कुछ ऑप्शंस थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आगे चलते हैं। ये कुछ मल्टी लेयर की नंबरिंग होती है, इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, नॉर्मल यूज़र को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे हम चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इंडेंट का। इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैंने आखिर में लिखना है yours sincerely XYZ। अब लेटर जब आप लिखते हैं किसी को तो क्या होता है कि जो क्लोजिंग वाला पार्ट होता है ये हम लिखते हैं राइट साइड के ऊपर। तो इसको अगर आप राइट पे करना चाहते हैं तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर या तो स्पेस दे के करते हैं, या दूसरा तरीका होता है क्या, टैब से करते हैं। टैब वाला ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको सही तरह से करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप राइट पे करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है डिक्रीज़ इंडेंट और एक होता है इंक्रीज़ इंडेंट। ये देखें, इंडेंट का मतलब होता है प्रेस करना किसी चीज़ को। तो अगर आप मैं इसको राइट साइड के ऊपर प्रेस करना चाहता हूँ तो मैं देखें इसको ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। अगर आपके पास ये ज़्यादा आगे चला जाए, देखें ये ज़्यादा आगे चला गया तो फिर आपने क्या करना है, डिक्रीज़ इंडेंट को यूज़ करना है ताकि थोड़ा सा पीछे आ जाए। तो जहाँ पे आप इसको चाहते हैं कि खूबसूरत लगेगा तो वहाँ पे आप इसको रख दें। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट को यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस के अंदर या लेटर्स के अंदर जो क्लोजिंग पार्ट होता है या जो बिगनिंग का पार्ट होता है ऊपर, उसको राइट साइड पर रख सकते हैं। अगर आप स्पेस के ज़रिए से रखेंगे तो वो बहुत बुरा लगता है, उसकी एडजस्टमेंट ख़राब होती है। हमेशा ये शक रहता है कि पता नहीं ये एग्जैक्ट नीचे हैं भी कि नहीं। अगर आप टैप से करते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इंडेंट से करना चाहें तो इंडेंट से करें। इंडेंट वाला ऑप्शन ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप इसको वापस करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके वापस कर देंगे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ होगी। उसके बाद आगे देखें दो लैंग्वेज के ऑप्शन हैं। ये जो दो लैंग्वेज के ऑप्शन होते हैं, अगर आपने अपने कंप्यूटर में उर्दू की लैंग्वेज इंस्टॉल की हुई है तब आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे, विजिबल होंगे, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि देखिए यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ऑप्शंस लैंग्वेज इंस्टॉल हैं, कीबोर्ड्स उनके इंस्टॉल हैं, उनकी सेटिंग्स इंस्टॉल हैं, इसलिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। जब हम नॉर्मल इंग्लिश का काम करते हैं तो ये जो हमारे पास जो लैंग्वेज का फ़्लो है ये लेफ़्ट टू राइट रहता है। अगर हम उर्दू के डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना हो तो ये लेफ़्ट टू लेफ़्ट रहता है। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। क्योंकि हम अभी इंग्लिश का काम कर रहे हैं तो ये जो सेटिंग है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपकी सेटिंग ख़राब हो, राइट टू लेफ़्ट हो, तो आप इसको चेंज करके लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं। ये सॉर्टिंग के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कराची, लाहौर, और ये मैंने कुछ ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने लिखा हुआ है इसको अलाइन करूँ अल्फ़ाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली का मतलब है जो ए से आ रहे हैं वो पहले हैं, बी वाले बाद में, सी वाले बाद में। तो ये हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने सॉर्टिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये पैराग्राफ है, मतलब आप एक लेटर के बाद भी इंटर करेंगे तो वो एक पैराग्राफ कंसीडर होगा। आप 10 लाइन के बाद इंटर करेंगे तो वो एक पैराग्राफ कंसीडर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉर्ट करना, टेक्स्ट करना है। इसको पता है कि यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं लिखी, कोई 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल राइटिंग है। अब इसको आपने असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। असेंडिंग का मतलब होता है A B C D इस तरह से, डिसेंडिंग का मतलब होता है Z Y X W इस तरह से करके। हमने कहा ABC के हिसाब से करें, ओके कर दें। तो ये देखें, I पहले, K बाद में, L बाद में, P बाद में, Q बाद में। अगर आप चाहते हैं नहीं उल्टा कर दो इसका, तो यहाँ से आप इसको डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें Q पहले, P बाद में, फिर लाहौर, फिर कराची, फिर इस्लामाबाद। तो असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं, आपने 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 9 लिखा, 12 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 33 लिखा, आपके पास नंबर्स लिखे हुए, आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया कि पैराग्राफ है। अब इसने पता कर लिया कि नंबर्स लिखे हुए हैं। अब आपने पहले क्या करना है, डिसेंडिंग का मतलब है पहला बड़ा फिगर आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो मैं असेंडिंग रखता हूँ। ये देखें 2 2 3 5, पहले 2 नीचे था, नॉर्मल ये था हमारे पास, 2 एक नीचे आ रहा था। जब इसने असेंडिंग किया तो इसने छोटे पहले किए, फिर बड़ा, इस तरह से तरतीब से किया। अगर मैं चाहता हूँ इसका उल्टा करना, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा,
इसको ओके करूँगा तो देखिए ये पहले बड़ा फिर छोटा इस तरह से इसको सेट कर देगा। तो ये सॉर्टिंग के कुछ ऑप्शन होते हैं जो कि आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए अगर आप एक नामों की लिस्ट बना रहे हैं और वहाँ पे अगर आप वो लिस्ट किसी को दे रहे होते हैं तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है किसी चीज़ को सॉर्ट करना, किसी चीज़ को समझना। तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली अलाइन करते हैं तो एक बंदा देख के समझ जाता है यार अब्दुल्ला इस नाम में होगा, मोहम्मद उस्मान इस नाम में होगा, ऑटोमेटिकली इसको सर्चिंग में आसानी होती है। तो ये जो ऑफिस है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ताकि लोगों के लिए सहूलत का बायस बने, ना ये कि परेशानी का बायस बने। तो मेरी शॉर्टिंग समझ आई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है ये होता है हमारे पास मार्किंग होती है असल में। ये देखिए ये मार्क करता है, मतलब यहाँ पे देखें आपने यहाँ पे इंटर किया तो इसने मार्क किया, यहाँ पे इंटर किया है, यहाँ पे एक इंटर किया है, तो ये आपके पास इंटर बता रहा होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे मार्क कर रहा होता है, मतलब ये इंटर का मार्क है। जहाँ मैंने स्पेस दिया इसमें देखिए यहाँ पे मार्क कर रहा है कि स्पेसिंग आ रही है। तो इससे आपको पता चलता है कि भाई कहाँ पर आपने स्पेस यूज़ किया है, कहाँ पर आपने इंटर यूज़ किया है, कहाँ पे आपने टैब यूज़ किया। देखिए मैंने यहाँ पे टैब यूज़ किया है ना, मतलब ये जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है तो यहाँ पे से टैब का साइन बनाया है। तो जहाँ मैंने स्पेस दी है यहाँ पे देखिए इसने स्पेसेस यूज़ किए, डॉट लगा दिए एक एक कि यहाँ पे हमने स्पेस यूज़ किया। तो ये क्या होता है, ये आपके फॉर्मेटिंग को मार्क करता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये आपने डॉक्यूमेंट में कहाँ पर एंटर किया है, कहाँ पर स्पेस दी है, कहाँ पर टैब दी है। ये सब चीज़ें इसको मार्किंग पॉइंट कहते हैं। तो ये मार्कर होते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर मार्किंग करते हैं कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आपने कहाँ पे क्या स्पेसेस यूज़ किए, कहाँ पे इंटर यूज़ किए, कहाँ पे टैब्स यूज़ किए। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वीडियोस चल रही है, जो ट्यूटोरियल चल रहा है, इसमें हमने होम के टैब के अंदर दूसरा ग्रुप भी पढ़ लिया है जो कि पैराग्राफ से मुताल्लिक़ है। तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पोस्ट कर दें ताकि मैं उसको पढ़ के फिर आपको उसका जवाब दे सकूँ। तो अब हम आगे पढ़ते हैं स्टाइल्स के ग्रुप के ऊपर। तो अब हम पढ़ते हैं होम के टैब के अंदर स्टाइल के ग्रुप को। देखिए स्टाइल का ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई बुक टाइप कर रहे हैं, कोई मैगज़ीन टाइप कर रहे हैं तो इंडेक्स बनाने के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं। पहले हम इसका नॉर्मल यूज़ देखते हैं। देखें अगर आपके पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप चाहते हैं इसके ऊपर बनी हुई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसकी ऐसी फॉर्मेटिंग हो जाए तो जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं ये वाली फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकता हूँ, ये वाली यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर क्या है कि लाइन स्पेसिंग, इसके अंदर फ़ॉन्ट्स, इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़, इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह सारी सेटिंग्स इस फ़ॉन्ट के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो पूरा एक ग्रुप होता है, आप इनको जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको जो इनमें से जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अमूमन ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल होता नहीं है, अमूमन लोग इसको यूज़ नहीं करते, लेकिन इंडेक्स में इसका बहुत यूज़ होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई छोटा सा कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप उसकी क्विकली फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा यार इसकी ये वाली फॉर्मेटिंग कर दें, देखिए इसने फट से कर दी। इसके अंदर फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया, फ़ॉन्ट कलर का भी इसमें ऑप्शन होता है, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही होती हैं। अब इसको हम देखते हैं कि हम इसके अंदर मज़ीद कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ बने हुए स्टाइल्स होते हैं तो आप इनको ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मुझे अगर एक किताब है उसकी इंडेक्स बनानी है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक बिल्कुल ब्लैंक ओपन लेता हूँ, पेज लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंड और यहाँ पे लिखता हूँ 10,10 ब्रैकेट क्लोज ओपन के, मेरे पास 10 पैराग्राफ आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ पार्ट लेता हूँ, उसको मेन हेडिंग बनाता हूँ। मेन हेडिंग ली। अब जो लोग कहते हैं यार हमारे पास कोई टेक्स्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा तो ही हम प्रैक्टिस करेंगे, तो देखें आपके पास अगर टेक्स्ट नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई पैटर्न नहीं पड़ा हुआ तो आप इस टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आपको पूरी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इन्हीं टेक्स्ट में से लेके चीज़ें आपको पूरी एक बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ, फिर हम उसकी इंडेक्स बना के दिखाते हैं ताकि आप ये एक्सक्यूज़ ना कर सकें कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है। तो कम से कम जो टूल्स आपने सीख लिए हैं इस पैटर्न के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर तो अप्लाई करके उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी टूल्स ये फॉर्मेट आपको मिल सकता है। आपके घर में किताबें पढ़ी हैं, कॉपीज़ पढ़ी हैं, रजिस्टर्स पढ़े हैं, अखबार आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, तो आप उन सबसे ले सकते हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसके अलावा आप इंटरनेट पर जाएँ और आपके यार एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आप इस तरह से एग्रीमेंट का फॉर्मेट, आपके यार लेटर का फॉर्मेट, तो आपको हर चीज़ की PNG JPG मिल जाती हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि हमारे पास पैटर्न नहीं है। आप भाई गूगल पे जाएँ, उसमें सर्च कर लें, एप्लीकेशन का फॉर्मेट निकालें, मुझे एक टेबल का फॉर्मेट चाहिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। खैर अब मैंने एक किया, मैं इसको मेन हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये आपके पास स्टाइल्स हैं। इन स्टाइल्स में आपके पास ऑप्शन होता है, एक होता है हेडिंग 1 का। तो ये मेरी मेन हेडिंग है तो मैं इसको कहता हूँ हेडिंग 1। इसी तरह से इसको मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने एक और ऑप्शन लिया ये वाला,
इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पे इस तरह से इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने ऑप्शन देना है हेडिंग 2 का। ये देखें आपने इन्हीं को यूज़ करना है, हेडिंग 1 को और हेडिंग 2 को, क्योंकि यही वाले इंडेक्स के अंदर आते हैं। जब आप इंडेक्स बनाते हैं तो ये चीज़ आती है। अब देखें ये चीज़ हो गई। अब मैं दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने क्या सब हेडिंग 3। अब ये भी मेरी एक हेडिंग है, तो मैंने इसको, क्योंकि छोटी हेडिंग है तो मैं इसको सब हेडिंग, ये 2 हेडिंग है ये दे दूँगा, ये दे दीजिए। इसी तरह से मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने कुछ हेडिंग दे दी, हेडिंग 4। इसको मैंने ये जो हेडिंग का स्टाइल है ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। एक डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है। बीच में आप दोबारा आते हैं और आपने दोबारा का आया, ये मेरी मेन हेडिंग है, तो इसको आपने क्या करना है, हेडिंग 1 का जो है ये स्टाइल दे देना है। इसको यहाँ से आपने इसको सेंटर अलाइन कर देना है। अब अगर मुझे इसकी इंडेक्स बनानी है, अब मेरे पास क्या हुआ है, एक मेन हेडिंग, बाकी 2-3 सब हेडिंग है और एक फिर दोबारा से मेन हेडिंग है, मतलब एक 2 मेन हेडिंग्स है, बाकी सब हेडिंग है। अब मैं इसकी एक इंडेक्स बनाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट पेज पे इंडेक्स बनती है हमेशा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इंटर करके अगले पेज पे ले जाता हूँ। देखें अब मुझे अब फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स बनानी है, तो आपने यहाँ से इंटर कर करके आगे नहीं लेके जाना, ये आप अपने डॉक्यूमेंट को ख़राब कर लेते हैं। आपने क्या करना है, आपने 1-2 इंटर करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट के शुरू में कर्सर रखना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के इंटर करना है। कंट्रोल दबा के इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डॉक्यूमेंट अगले पेज पे चले जाएगा। और अब यहाँ पे आपने इंडेक्स बनानी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंडेक्स, यहाँ पे आ गया राइट साइड पे। अच्छा, इसके कलर कैसे चेंज करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। फ़िलहाल मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक डमी टेक्स्ट लिया, उसकी कुछ हेडिंग्स लगाई, सब हेडिंग्स लगाई। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स लेना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अच्छा देखिए इंडेक्स के ऊपर भी अप्लाई हुआ है, तो मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको नॉर्मल कर दिया। इंडेक्स के ऊपर भी यह था, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मतलब यहाँ से इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल कर दिया। ओके किया, इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ, इसको बोल्ड करता हूँ, मैं इसको सेंटर में करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इंडेक्स लगानी है, तो इंडेक्स के लिए आपने क्या करना है, आपने रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि भाई आपने किस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट लेना है। देखिए यहाँ आपके पास मुख्तलिफ पैटर्न है, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। मैंने ये फर्स्ट वाला पैटर्न लिया। अब इसमें देखिए इसने किया क्या है, ये फर्स्ट हेडिंग मेरी मेन थी, ये इसने यहाँ रखी, पेज 2 पे आ रही है। सेकेंड हेडिंग वीडियो प्रोवाइड, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिर ये मेन हेडिंग थी। तो देखिए इसने हर एक की ऑटोमेटिकली इसके अंदर हेडिंग्स यहाँ पे डाल भी दी, उसके पेज नंबर्स भी डाल दिए। अभी हालांकि हमारे पास हमने पेज नंबर लगाए नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि ये पेज 2 से आ रहे हैं, 3 से आ रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, मिसाल के तौर पर आपने इंडेक्स लगा ली, ऑटोमेटिकली लग गई। अब आपने क्या किया कि आपने जो हेडिंग 4 है ना, इसको चेंज कर दिया। आपने इसको चेंज कर दिया हेडिंग 10 से सब हेडिंग 10 कर दिया। अब देखें यहाँ पे सब हेडिंग अभी 4 आ रहा है, हेडिंग 4 आ रहा है, मैंने इसको हेडिंग 10 की है। तो आपने इसको अगर अपडेट करना हो तो आपने देखें जब इस टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है अपडेट टेबल का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये कहता है कि आपने क्या पूरे टेबल को अपडेट करना है या पेज नंबर करना है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन जस्ट पेज नंबर को करना है। अगर आपने पेज नंबर में चेंजेस हुई तो आप जस्ट चेक करेंगे तो पेज नंबर अपडेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं की इसलिए पेज नंबर अपडेट नहीं हुए। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा इंटायर टेबल ऑफ कंटेंट को चेंज कर दो, अपडेट कर दो। तो अब इसने अब यहाँ पे देखें हेडिंग 4 को मैंने हेडिंग 10 किया तो उसको भी चेंज कर देगा। ये देखें ओके किया, ये हेडिंग 10 हो गई। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये देखें, अगर आपके ये पेजेस बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट करें ये मैं और इसके अंदर कुछ इजाफा करता हूँ, जैसे यहाँ आया ना, अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मज़ीद कुछ सब हेडिंग 12 और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ। जैसे फर्स्ट करें मैं लिख दिया इक्वल टू एक पैराग्राफ 3 ये लिख दिए। अब मैं यहाँ पे फिर मेन हेडिंग 25 कर दिया। अब मैंने क्या किया, जो सब हेडिंग लिखा है इसको मैं सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं होम टैब में जाता हूँ और यहाँ से मैं ये जो हेडिंग 2 का स्टाइल है ये अप्लाई कर देता हूँ। और जो मैंने मेन हेडिंग 25 लिखा है इसको मैंने क्लिक किया और हेडिंग 1 का स्टाइल दे दिया। जो आपने मेन हेडिंग लिखनी है उसको हेडिंग 1 कहना है, जो सब हेडिंग लिखनी है उसको हेडिंग आपने 2 कहना है। अब मैं दोबारा से यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट के ऑप्शन आ गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझसे पूछते हैं कि आपने पेज नंबर को अपडेट करना है या इंटायर को, तो इंटायर को करते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर कुछ इजाफा भी किया है, तो मैं इंटायर करके ओके करता हूँ। तो देखें यहाँ पे मुझे मज़ीद ये 2 हेडिंग्स ऐड हो गई हैं। तो इस तरह से आप ऑटोमेटिकली फ़हरिस्त बना सकते हैं।
उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी। अब एक और चीज़ देख लें, आपने कहा यार ये जो मैंने सब हेडिंग लगाई मैं इसको ब्लैक रखना चाहता हूँ, मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं आपको दिखा देते हैं। देखें, आपने इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करना है, ये जो मेन हेडिंग है, आपने इस मेन हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, उसके बाद ये आपके पास विंडो खुल गई। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन है आपके पास फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब आपने यहाँ से चेंजेस करनी है। देखिए, आपने यहाँ से जाके चेंज नहीं करनी, इसको नहीं छेड़ना। ये जब हम ये स्टाइल लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी, आपके पास 1000 पेजेस की किताब है, आप चाहते हैं यार मैं जहाँ मैंने ये हेडिंग 1 यूज़ की है उसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ, तो जब आप यहाँ से चेंज करेंगे तो 1000 के 1000 पेजेस में विद इन क्लिक चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि भाई इसका जो मेरे फ़ॉन्ट है ये एरियल चाहिए, मैं एरियल टाइप कर लेता हूँ। और जो इसका रेगुलर होगा, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, क्योंकि हेडिंग है तो ये ठीक है, यहाँ भी मैं इसको एरियल करता हूँ। इसको रेगुलर, क्योंकि हेडिंग है तो मैं इसको बोल्ड करूँगा, यहाँ भी बोल्ड करूँगा और यहाँ से मैं इसको बोल्ड करूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ ये ठीक है। कलर मुझे जो है ना नॉर्मल रखना है, ऑटोमेटिक रख दूँगा। ओके करता हूँ। अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मैं पैराग्राफ के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं कहूँगा मुझे इसको लेफ़्ट नहीं रखना, सेंटर रखना है, क्योंकि मेन हेडिंग मैं सेंटर में रखता हूँ, तो सेंटर कर दूँगा, ओके कर दूँगा। अब मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने फर्स्ट मेन हेडिंग यहाँ लगाई थी, ऑटोमेटिक चेंज हो गई। मेन हेडिंग यहाँ लगाई थी, ऑटोमेटिक चेंज हो गई। मेन हेडिंग यहाँ लगाई थी, ऑटोमेटिक इसका रंग चेंज हो गया, इसका फ़ॉन्ट 16 यहाँ सब हो गया। अगर आप मैनुअली करेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप पूरी किताब के अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यहाँ से करेंगे तो ईजिली कर पाएंगे। अब मुझे सब हेडिंग का चेंज करना है। देखिए, सब हेडिंग यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट भी डिफरेंट है और इसके अंदर बोल्ड वगैरह भी अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो मैं यहाँ पर सब हेडिंग के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, मॉडिफाई करूँगा, मतलब हेडिंग 2 जो है हमारी। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं फ़ॉन्ट में जाऊँगा और फ़ॉन्ट में मैं इसका भी एरियल रखूँगा, क्योंकि मैं मेरा एरियल यूज़ करता हूँ। तो एरियल, यहाँ से मैं इसको बोल्ड रखूँगा, यहाँ से मैं इसका साइज़ 14 रखूँगा। यहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो यहाँ से भी इसको एरियल कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको बोल्ड चूज़ कर लूँगा, क्योंकि हेडिंग है तो हेडिंग बोल्ड होगी। तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से इसका मैं साइज़ जो है 14 कर लेता हूँ। ये मैंने 14 किया। कलर मैं इसका ऑटोमेटिक यानी कि ब्लैक ही रख दूँगा, ओके किया। अब यहाँ से मैं जाऊँगा तो अगर मैंने पैराग्राफ की चेंजेस करनी है कुछ, तो ये लेफ़्ट बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कुछ स्पेसिंग का कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। ओके कर दिया, यहाँ से ओके कर दिया। अब देखें, यहाँ मैंने सब हेडिंग यूज़ की थी, ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। यहाँ चेंज, यहाँ यूज़ किए, देखें यहाँ यूज़ किए, ऑटोमेटिक चेंज हो गई। यहाँ यूज़ किए, ऑटोमेटिक चेंज हो गई। और जहाँ भी यूज़ की होगी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और अब अगर मैं दोबारा से यहाँ पे कुछ नई हेडिंग लिखूँगा, जैसे फर्स्ट मैंने ओके किया, इसका मैं नॉर्मल रख दिया स्टाइल, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ भाई इक्वल्स टू, अभी दोबारा, अब मैं अगर दोबारा यहाँ पे सब हेडिंग लगाता हूँ कोई भी, तो अब वो उसी फॉर्मेटिंग के ऊपर आएगी जो कि मैंने पहले यूज़ किया। देखिए, इसको मैं सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इसको मैं सब हेडिंग बनाता हूँ। अब मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने हेडिंग 2 जो कि सब हेडिंग है इसको अप्लाई किया। तो देखें, अब ऑटोमेटिकली वही हेडिंग अप्लाई होगी। अगर मैं इसी को हेडिंग 1 देता हूँ तो देखें जो मैंने चेंजेस की थी वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो इन स्टाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि इनको आप किसी भी स्टेज के ऊपर जब चेंजेस करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जहाँ जहाँ आपने इनको यूज़ किया होगा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा कि आप स्टाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी स्टाइल की। तो स्टाइल के आपने इतना याद रखना, क्योंकि इन टेबल ऑफ कंटेंट में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जब भी आपने टेबल ऑफ कंटेंट बनानी है, मतलब फहरिस्त बनानी है, तो आपने जो मेन हेडिंग है उसको यहाँ पे रखना है, जो सब हेडिंग है, जो छोटी हेडिंग होगी उसके लिए आपने हेडिंग 2 का स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद ही आपकी टेबल ऑफ कंटेंट जो है ये फाइनल होगा। अगर आपने कुछ चेंजेस की हैं सफ़ात में या कुछ मज़ीद टेक्स्ट ऐड किया है, कुछ हेडिंग ऐड की है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। सिर्फ पेज नंबर्स हैं तो इसको रहने दें। अगर इंटायर करना चाहते हैं इंटायर कर दें, तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ अपडेट हो जाएगी। तो आपकी ऑटोमेटिकली फहरिस्त अपडेट होती जाएगी। आप कोई बुक के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। देखिए, मैंने कोई बुक नहीं ली, कोई टेम्पलेट नहीं लिया, एक डमी टेक्स्ट लिया, उसी की हेडिंग्स बनाई, सब हेडिंग्स बनाई, पैराग्राफ बनाए, उन्हीं के ज़रिए से मैंने इसको एडजस्ट किया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं पैराग्राफ का जो एडवांस यूज़ है वो सीखना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आना है। मेरा चैनल है शहबाज IT अकेडमी। इसमें आपने प्लेलिस्ट के सेक्शन में आ जाना, जो मेरा फर्स्ट चैनल है। आपने प्लेलिस्ट के सेक्शन में आना, सबसे नीचे जाना है, जो सबसे पहली हमारी प्लेलिस्ट है
ये वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, इसमें 21 वीडियोज़ हैं। आपने यहाँ पे जाना है, व्यू ऑल प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टाइल्स को बहुत तफसील से समझाया हुआ है। ये हमारा जो क्या नाम है, ये 13A और B, ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए व्हाट इज़ स्टाइल, क्लास नंबर 13, 13B, 13A, B, ये सारे C पार्ट आप देख लें। तो आपको ये जो स्टाइल्स मैंने समझाए हैं ये एडवांस लेवल के ऊपर मॉडिफाई करना आ जाएंगे अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं। हाँ, इन वीडियोस के ऊपर क्या होगा, आपको इसमें थोड़ा सा शोर आपको मिल सकता है क्योंकि मैंने बहुत पहले की जब नई नई वीडियोस रिकॉर्ड की थी तब की हैं, लेकिन इन वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, या बहुत ही मुश्किल होगा आपको इस तरह की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल जाए। लेकिन अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं थोड़ा सा तहम्मुल के साथ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा शोर हो सकता है, कुछ आवाज़ थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम कर सकती है सुनने में, लेकिन अगर आप ये सुन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने इसमें तफसील से समझाया है कि आप जो है इन स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं एडवांस लेवल के ऊपर। तो ये स्टाइल का पोर्शन था, ये कवर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उम्मीद है कि चीज़ समझ आ गई हो कि आप स्टाइल्स को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसका मज़ीद ऑप्शन है वो मैं कवर नहीं कर रहा, वो मैंने आपको सारे के सारे वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से कवर कर लें, पढ़ लें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मैं एक एडवांस कोर्स बनाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जिसके अंदर हम इन स्टाइल्स को डिटेल सीखेंगे। असल देखें ये एक एक जो ऑप्शन होता है ये घंटों के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं कर सकता हूँ और मैंने रिकॉर्ड किया भी है। आप जब मेरे वो 3 वीडियोस 4 देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको फॉलो कर लें, और दूसरे के जो नॉर्मल यूज़र के लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैंने यहाँ पे दे दी है, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने फ़ॉन्ट का ग्रुप पढ़ लिया है, पैराग्राफ का ग्रुप पढ़ लिया है, स्टाइल्स का ग्रुप पढ़ लिया है। अब हम एडिटिंग के ग्रुप को देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का। फाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि आप उसको फाइंड करें तो आप फाइंड के ज़रिए से इस्तेमाल उसको फाइंड कर सकते हैं, या कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ ये पिक्चर लिखा हुआ है मुझे ये दिखाएं कि कहाँ कहाँ पिक्चर लिखा हुआ है। कोई एक आध पेज का डॉक्यूमेंट हो तो आपके लिए आसानी है, एक ही नज़र में नज़र आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास 50-60 पेजेस का डॉक्यूमेंट हो तो वहाँ पे किसी वर्ड को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि यार पिक्चर इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है ये मुझे आप बता दें, तो इसके लिए मैं फाइंड को यूज़ करूँगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड के ऊपर क्लिक करते हैं सिंपल। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर देखिए मेरे पास एक पूरा पैनल खुल जाता है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नेविगेशन पैनल खुल गया। यहाँ पर हम वो अपनी वैल्यू टाइप करेंगे कि जहाँ पर हम जो चीज़ हम सर्च करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पिक्चर। देखिए मैंने पिक्चर लिखा तो यहाँ मुझे बता रहा है कि इस डॉक्यूमेंट में 12 जगह पे ऊपर जो है वो पिक्चर लिखा हुआ है, मतलब 12 रिज़ल्ट इसको मिले हैं और ये सारे रिज़ल्ट्स हैं। मैं नीचे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसने पूरी उसकी इंडेक्स बना दी है कि भाई ये किस किस जगह के ऊपर आपके पास पिक्चर लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ पे पिक्चर लिखा और इंटर करना है कीबोर्ड से। मैं जैसे इंटर करूँगा तो देखिए इसने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट किया, ये और ये थोड़ा सा डार्क हाईलाइट हुआ है, ये थोड़ा सा लाइट है, मतलब ये भी पिक्चर है। अब मैं दोबारा एंटर करूँगा तो अब वो इस पॉइंट के ऊपर शिफ्ट हो गया, भाई ये भी पिक्चर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेविगेशन बार में भी चेंज हो रहा है। मैं दोबारा एंटर करता हूँ तो देखें अब वो इस पॉइंट के ऊपर आ गया, यहाँ से 3rd पॉइंट आपको दिखा रहा है, फिर ये 4 पॉइंट। तो मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर पिक्चर यूज़ हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक नज़र में देखना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे नीचे करते जाएँ तो देखें इसने सब जगह पे जहाँ पिक्चर आया है उसको हाईलाइट कर दिया। तो आपको ईजिली आप देख सकते हैं कि भाई पिक्चर कहाँ कहाँ पे डॉक्यूमेंट में यूज़ हुआ है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होता है। दूसरा, यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट होती है, आप इस लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पे आप जिस इंडेक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे जो जहाँ पिक्चर लिखा होगा वो आपको हाईलाइट करके दिखाएगा इस तरह से करके, ये देखें यूँ। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास पेजेस लिखा हुआ है, तो ये पेजेस के ऊपर प्रीव्यू दिखाता है कि मतलब जिन जिन पेजेस के ऊपर पिक्चर लिखा हुआ है वो पेजेस यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो हमारे पास 3 पेजेस अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पेजेस आ रहे हैं वो 8 पेजेस हैं तकरीबन। तो इनके ऊपर पिक्चर लिखा हुआ है। तो आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे जिस पेज के ऊपर, उस पेज के ऊपर आपका जो है वो पेज आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शन है। यहाँ पे हेडिंग का है, अगर हेडिंग के अंदर पिक्चर यूज़ हुआ होगा तो वो आपको दिखाएगा, लेकिन हेडिंग के ऊपर कोई पिक्चर का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, पेजेस में हुआ है। तो पेजेस के बाद यहाँ पे उसके दीगर रिजल्ट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक और एरो बना हुआ है छोटा सा, इसकी वजह से आप नीचे भी पिक्चर को सर्च कर सकते हैं और ऊपर की वजह से ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका शॉर्टकट की होता है ये कि अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं
तो आपने पिक्चर लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे शुरू में कर्सर रखना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के पेज डाउन का एरो प्रेस करना है। तो जहाँ पे पिक्चर लिखा होगा वो आपके पास आएगा। दोबारा से पेज डाउन करेंगे तो फिर पेज डाउन, फिर पेज डाउन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ऊपर जाना हो तो कंट्रोल दबा के रखें, पेज अप करेंगे तो जहाँ जहाँ पे आपने सर्च फाइंड लिखा होगा, जो वर्ड आ रहा होगा वो आपके सामने ले आएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है फाइंड के अंदर, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फाइंड के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है ये रिप्लेस का ऑप्शन होता है नीचे। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अब आपके पास एक डायलॉग, एक विंडो खुलती है। तो विंडो में देखें, पहला था फाइंड का, वो आपके सामने यहाँ पे भी आ चुका था और ये वाली विंडो भी फाइंड की है। इसमें आप सिर्फ वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। सेकंड होती है रिप्लेस की। इसमें ये होता है कि अगर आप किसी वर्ड को किसी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ पिक्चर लिखा हुआ है, मैं इसको इमेज से रिप्लेस कर दूं, तो इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास, आपने कहा सिर्फ एक ही जगह पे मुझे पिक्चर को इमेज से रिप्लेस करना है तो सिंपल रिप्लेस करते हैं। अगर आपने कहा नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पिक्चर लिखा हुआ है उन सबको जो है पिक्चर से इमेज से रिप्लेस कर दें, तो आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी आपके पास पिक्चर लिखा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सारा का सारा इमेज से रिप्लेस हो जाएगा। इसके अलावा फाइंड नेक्स्ट का होता है कि आपने सिर्फ रिप्लेस नहीं करना, फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, पहले मुझे दिखाएं, बाज़ को तो ऐसा होता है हमने एक वर्ड यूज़ किया होता है और बाज़ जगहों पे वो वर्ड ठीक होता है और बाज़ जगह पे हम उसको चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, फाइंड करके अपने मतलूबा रिज़ल्ट के ऊपर जाते हैं और जिसको हम ज़रूरी समझते हैं सिर्फ उसी को रिप्लेस करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने फ़ाइंड किया तो मुझे दिखा रहा है ये कि देखिए ये पिक्चर लिखा हुआ है, मैं इसको दिखाऊँ, ये पिक्चर लिखा हुआ है। अब ये पिक्चर लिखा हुआ है, इसको अगर आपने रिप्लेस करना है तो आप सिंपल रिप्लेस करेंगे। मैं कहता हूँ रिप्लेस कर दें, तो ये देखें इसने पिक्चर इसको यहाँ पे इमेज कर दिया, इसने यहाँ पे इसको पिक्चर को इमेज से रिप्लेस किया और जो अगला पिक्चर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इसने वहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया, भाई ये भी पिक्चर लिखा हुआ है। तो आपने कहा यार ये वाला पिक्चर ठीक लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट करें और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है तो आपने कहा इसको रिप्लेस कर दें। तो मैंने अब जैसे मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा वो इसको इमेज कर देगा और आगे जहाँ पे पिक्चर लिखा है वहाँ पे मूव कर जाएगा। देखिए मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से इसने पिक्चर को इमेज से रिप्लेस किया और यहाँ पे जो नेक्स्ट पिक्चर लिखा हुआ है उसको कर दिया। तो इस तरह से आप फाइंड नेक्स्ट करते जाएं और जिस जगह पे जिस वर्ड को आपने रिप्लेस करना है सिर्फ उसको रिप्लेस करें और बाकी आप फाइंड कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारे के सारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पिक्चर लिखा है सबको इमेज से तब्दील कर दें, रिप्लेस ऑल करेंगे, तो ये आपको बताता है कि भाई पूरे डॉक्यूमेंट में 8 जगह पे रिप्लेसमेंट आ रही है, मतलब 8 जगह के ऊपर पिक्चर लिखा हुआ है, तो कि मैं उन सबको रिप्लेस कर दूँ। तो आप कहेंगे येस, जब आप येस करके करेंगे तो ये बताएगा भाई ऑल डन और हमने जो है 10 मकामात पर इसको रिप्लेस कर दिया। इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ से। तो अब देखें, अब मैं अगर फाइंड करूँ पिक्चर को तो अब देखें पिक्चर का वर्ड यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। जो फाइंड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F होती है, तो आप कंट्रोल F करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो यहाँ पे आप कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये था फाइंड का और रिप्लेस का। इसके बाद एक और ऑप्शन होता है, मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक और ऑप्शन थर्ड वाला होता है गो टू का। इस गो टू के अंदर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। गो टू का मतलब है कि आप किसी पेज के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी सेक्शन के ऊपर जाना चाहते हैं, कहीं पे टेबल लगा हुआ है वहाँ जाना चाहते हैं, कहीं पे कोई इमेज है आप इमेज के ऊपर जाना चाहते हैं। तो आप देखिए पहला ऑप्शन होता है पेज का। आपके पास 50-60 पेज है, आपने कहा मैं 20वें पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ, तो आपने पेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने उस पेज का नंबर टाइप कर देना है। मेरे पास वो 5 पेज है, तो मैं कहता हूँ पेज 3 पे जाना है, तो मैं जस्ट पेज 3 करके गो टू करूँगा। तो देखें पेज 3 मेरे सामने आ गया है, ये पेज 3 है। इसको देखेंगे कैसे कि पेज 3 है, मैंने नंबरिंग तो पेज की अभी लगाई नहीं हुई। तो यहाँ पे देखें सबसे नीचे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये नीचे की तरफ देखें, ये टोटल 5 पेजेस हैं और मैं अभी इस वक्त 3 पेज के ऊपर हूँ। तो इस तरह से आप गो टू के जैसे पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें आपने कहीं पे टेबल यूज़ किया था, टेबल हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको एक लगा के दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे एक टेबल लगा दिया और अब मैं फर्स्ट पेज के ऊपर हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं गो टू की मदद से जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में टेबल यूज़ हुआ है मैं सिर्फ वहाँ आ जाऊँ, तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा देखिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे भी आता है, फाइंड के पास से बराबर में एरो लगा होता है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है गो टू का। आप गो टू के ऊपर जाते हैं तो ये आपके पास गो टू का जो है वो ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब मैं कहता हूँ मुझे टेबल के ऊपर जाना है, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ टेबल लगा हुआ है वहाँ जाना है मुझे। मैंने सिर्फ टेबल चूज़ किया है। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो देखिए ये ऑटोमेटिकली टेबल के ऊपर आ गया है। अब ये जो टेबल है ये पहले पेज के ऊपर हो, ये 10वें पेज के ऊपर हो या ये 100वें पेज के ऊपर हो, जहाँ पे आपने टेबल यूज़ किया होगा वहाँ पे आपको ये ले जाएगा।
और इसके बाद आप बस इसको गो टू के मदद से पूरे टेबल के अंदर आप पूरे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ टेबल होगा वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल समझा देता हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपने टेबल के ऊपर कुछ बॉर्डर्स की सेटिंग अप्लाई की। पहले आपने नॉर्मल टेबल लगा लिए, बाद में कहीं पे जाके आपने क्या किया कि बॉर्डर के जो कुछ फ़र्ज़ करें आपने सारे बॉर्डर्स रिमूव करके और आपने इसको कहा कि यार मुझे बॉर्डर के जो है ना ये आउटसाइड बॉर्डर्स लगाने हैं बस। अब आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ आप ये जो आपने टेबल की सेटिंग की है, जहाँ जहाँ टेबल आ रहा है मैं वहाँ वहाँ जाऊँ और सिंपल जाके इसके बॉर्डर्स की सेटिंग को चेंज कर दूँ। या मैंने अगर कहीं शेडिंग अप्लाई की है, कहीं पर हर बॉर्डर के अंदर मैंने कहा कि जो हेडिंग रो है उसको मैंने ब्लैक रखना है, तो अब आप चाहते हैं यार हर टेबल के ऊपर ये सेटिंग अप्लाई करें, तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास 50, 60, 70 पेजेस है और उसमें आपने कोई कुछ जगह पे टेबल यूज़ किया है, तो आप कैसे देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ टेबल है। तो सीधा सा सोल्यूशन क्या है कि आप रिप्लेस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ से गो टू पे जाएँ और यहाँ से आप टेबल को चूज़ करें और नेक्स्ट करें, तो जहाँ टेबल लगा होगा वो चले जाएगा। फिर आप दोबारा नेक्स्ट करेंगे, दूसरा टेबल सामने, फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे, तीसरा टेबल सामने, फिर उसको हटाएँ, उसके अंदर चेंजेस करें, फिर दोबारा गो टू के ऊपर जाएँ और दोबारा से नेक्स्ट टेबल के ऊपर चले जाएँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लगाया तो यहाँ पे सारी आपके पास पूरी लिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और बाज़ औक़ात एक और इसका तरीक़ा बताता हूँ कि जैसे आपके पास फुट नोट लगे होते हैं, आपने फुट नोट के अंदर कोई चेंजेस की, कोई एक पैटर्न डिसाइड कर लिया, टाइपिंग करते वक्त आपने नॉर्मल लिख लिया, बाद में आपने कहा कि यार अब मैं फुट नोट की सेटिंग करना चाहता हूँ, एक सेटिंग आपने डिसाइड कर ली, सबके ऊपर वो अप्लाई करना चाहता हूँ। आपने फुट नोट को चूज़ करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, एक फुट नोट सामने आएगा, फिर नेक्स्ट, फिर दूसरा, फिर नेक्स्ट, फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट, फिर चौथा। तो इस तरह से आप फुट नोट को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह आपको समझ आया होगा गो टू के ऑप्शंस, और आपने देखा होगा कि आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं और आप गो टू कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फाइंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास एडवांस के ऑप्शंस आते हैं, तो इनको हम फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रहे। ये बहुत ही बेसिक कोर्स हम कर रहे हैं ताकि आम बंदों के लिए, तो यहाँ पे आम लोगों को इनकी इतनी ज़रूरत होती नहीं है। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट इसके एडवांस कोर्स बनाएंगे तो वहाँ पे हम इन ऑप्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। उस पर यहाँ पे होम टैब के अंदर लास्ट ऑप्शन होता है एड्स। इनका ये ऑप्शन आपके पास 2016 वगैरह में, इससे पहले वर्जन्स में नज़र नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है मेरे पास। तो इस एड इन्स को आप इग्नोर कर दें। असल में बाज़ वक़्त हम ऐसा होता है कि एक्सेल के लिए कुछ एड्स इन बनाते हैं, तो वो हम यहाँ पे अपलोड करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं या कुछ बनी हुई चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आम यूज़र के लिए इसकी कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दें फ़िलहाल। इसके अलावा आप इसके फर्स्ट पे आ जाएँ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रह गए हैं हमारे पास। ये होता है क्लिप बोर्ड, ये हमारे पास क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे क्लिप बोर्ड के ऑप्शन में कॉपी, कट और फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट के ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। देखें, आपने कहा कि यार मैं इस चीज़ को कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि यार आपने कहा ये मैंने लिखा हुआ है थैंक यू, और आखिर में इसको मैं कहीं और भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, उसको कॉपी कर सकते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा एक अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, आप कॉपी के ऊपर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। अब कॉपी जब आपने किसी टेक्स्ट को कर लिया तो उसको यार ज़ाहिर है कहीं पे आपने इसको पेस्ट करना है, कहीं पे इस्तेमाल करना है। तो अब जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे आप अपने पेज के अंदर जाएंगे या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कर्सर आपके पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ यहाँ पेस्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, ये क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है पेस्ट का। आपने देखें, अच्छा इस पेस्ट के भी देखिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा जूम इन करके। पेस्ट के अंदर दो सेक्शन बने हुए हैं, एक ये पेस्ट का सेक्शन ये है और एक नीचे पेस्ट वाला सेक्शन है। तो आपने सिंपल अगर नॉर्मल पेस्ट करना है तो ऊपर वाले पेस्ट को दबाना है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इसको देखें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर वाले पेस्ट को क्लिक कर दिया। देखें ये जो पेस्ट मैंने वहाँ से कॉपीज़ वैल्यूज़ कॉपीज़ की थी, जो डाटा कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या होता है कि एक चीज़ जहाँ से आपने कॉपी की होती है वो चीज़ वहाँ भी मौजूद रहती है, और जहाँ जहाँ आप कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा कॉपी किया, इसको जहाँ मर्ज़ी पेस्ट करें, जितनी बार मर्ज़ी पेस्ट करें, जब तक आप दूसरी कोई चीज़ कॉपी नहीं करेंगे ये कॉपी आपके पास अवेलेबल रहेगी। आप इसको पेस्ट कर सकते हैं जब जब चाहें, जितनी देर बाद चाहें। हाँ, अगर आपने इसके दरमियान किसी और चीज़ को कॉपी कर लिया तो फिर आप इसको पेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से आप इसको कॉपी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, एक होता है कॉपी, दूसरा होता है कट। कट का मतलब क्या होता है कि आपने कहा कि यार ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसको यहाँ से हटा के कहीं और लगाना है, तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कट करना है। ये देखिए ये कट का ऑप्शन है, कट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके भी ऑप्शन आता है कट का, यहाँ से भी कर सकते हैं। और कंट्रोल एक्स इसके शॉर्टकट की, कंट्रोल एक्स करेंगे तब भी ये कट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, ये कट के ऊपर क्लिक किया तो ये यहाँ से कट हो गया।
कट करता है क्या है, कट चीज़ को एक जगह से उठाता है और दूसरी जगह पर लेके जाता है, मतलब कट मूव के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने यहाँ से इसको कट करके उठाया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ना यहाँ पे रख दें, तो मैं इसको इंटर करके जगह बनाऊँगा, यहाँ मैं कर्सर लेके आया और अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे देखें, आप कॉपी करें, आप कट करें, दोनों सूरतों में आपने पेस्ट करना होता है। उसके बाद ये वो चीज़ या वो डाटा आपका वहाँ पे आता है जहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। दोनों सूरतों में कट करते हैं और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल वी होती है। कंट्रोल वी करेंगे तो आप इसको पेस्ट करते जाएंगे। एक दफ़ा कट कर लिया, फिर जितनी जगह मर्जी आप चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं, जब तक कि आप इसके दरमियान कोई दूसरी चीज़ कॉपी या कट ना करें। तो ये कट के ऑप्शन समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं एडवांस के, तो इसको फ़िलहाल हम नहीं देख रहे, तो ये एडवांस कोर्स में हम जब करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आम यूज़र का इससे इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, ना इनका कोई ख़ास इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल के ऑप्शन बहुत अहम है, बहुत कीमती हैं, लेकिन जो आम बंदा, जो आम यूज़र सीख रहा होता है, वो इतनी डिटेल में ना आ जाए, क्योंकि इससे उनके अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो नॉर्मल सिंपल से कॉपी कट पेस्ट के ऑप्शन आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। उसके बाद एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर का, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर असल में इस्तेमाल होता है किसी भी चीज़ के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने ये हेडिंग लगाई है शहबाज IT अकेडमी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, इसका एक तो फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ है, एरियल रखा हुआ है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया हुआ है, इसको मैंने बोल्ड किया हुआ है, और अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर दिया मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेम मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जो मैंने इसका जो फ़ॉन्ट चेंज किया है, जो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया है, जो बोल्ड किया है, जो अंडरलाइन अगर मैंने करना है तो अंडरलाइन किया है, या जो मैंने कलर चेंज किया है, ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो देखें अब ये ऑप्शन प्रेस हुआ हुआ है, मतलब दबा हुआ नज़र आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है ये आपके सामने। और अगर मैं यहाँ पे अपने माउस के पास लेके आऊँ तो देखें, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। जो मेरा माउस है इसके साथ एक छोटा सा पेंट का साइन आपको नज़र आ रहा होगा। देखें कर्सर के साथ एक पेंट का एक ब्रश नज़र आ रहा है आपको। इसका मतलब ये है कि अब आपने जो इसका फॉर्मेट यहाँ से कॉपी किया है, ये कॉपी हो चुका है, अब ये कहीं और इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो आप जिस टेक्स्ट के ऊपर इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल आपने वहाँ पे जाना है और इसके ऊपर ऐसे करके इसको सिलेक्ट करना है, अपने माउस से लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और इसको इस तरह से ड्रैग करते जाना है, इसको सिलेक्ट करना है और छोड़ देना। जब आपकी सिलेक्शन पूरी हो जाए तो देखें सेम फॉर्मेटिंग जो कि शहबाज IT अकेडमी की थी, जो इसके ऊपर बोल्ड था, जो इसका फ़ॉन्ट था, जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ था, जो इसके ऊपर कलर था, वो सेम का सेम इसके ऊपर भी हो चुका है। जूम आउट करके दिखाता हूँ। पहले ये ऐसा था, फॉर्मेट करने के बाद ये ऐसा हो गया। तो देखें जब मैं एक बार पेंट कर लूँगा तो अब ये इसके ऊपर से कर्सर नॉर्मल हो चुका है। इसी तरह से अगर यहाँ मैं चाहता हूँ यार ये जो लिखा हुआ है ना, जो इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ है, देखें इसका फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और कैलिबरी है। इसको मैं सिलेक्ट किया, इसका फॉर्मेट मैंने चूज़ कर लिया, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो देखें ये छोटा हो गया, वैसे ही उसी साइज़ का आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ 11 है और कैलिबरी फ़ॉन्ट है। तो फॉर्मेट पेंटर को आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। एक इसके अंदर आपको टिप बता देता हूँ। अगर आपने कहा यार शहबाज IT अकेडमी वाला फॉर्मेट जो है मैं सब वो एक से ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसका एक सैम्पल सेलेक्ट किया और अब आपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर डबल क्लिक करना है। नॉर्मल जब आप क्लिक करके एक दफ़ा फेर देते हैं तो फिर वो आपके पास सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। आपने इसको सैम्पल सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, अब ये आप एक से ज़्यादा के ऊपर फेर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर भी फेरा, अभी भी मेरे कर्सर के साथ वो ब्रश आ रहा है। अब मैंने इसके ऊपर भी फेरा, इसी तरह से अभी भी देखें ब्रश आ रहा है मेरे कर्सर के साथ। मैंने यू के ऊपर भी फेरा। तो अब क्या है, जितनी जगहों के ऊपर मैं इसको फेरना चाहूँगा मैं फेर दूँगा, देखते जाएँ। ये देखें इस तरह से करके अभी भी ब्रश बना हुआ आ रहा है मेरे कर्सर के साथ, ये देखें यूँ। तो अब मैं जिस वैल्यू के ऊपर इसको फेरना चाहता हूँ, इसको सेम फॉर्मेट के ऊपर लाना चाहता हूँ, वो मैं कर दूँगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब मैं अपने जो कीबोर्ड है उससे एस्केप का बटन दबा दूँगा या दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दूँगा, तो देखें अब ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा टेक्स्ट को फॉर्मेट चेंज करना है, एक से ज़्यादा टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जितने के ऊपर इसको अप्लाई करते जाएंगे तो ये अप्लाई होता जाएगा। तो ये था हमारा इस होम टैब का लास्ट ऑप्शन। तो हमने होम टैब के अंदर के तमाम ऑप्शंस को पढ़ लिया। हमने कोशिश की कि तमाम चीज़ें आपको बड़ी तफसील से समझाएं। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अब मेन चीज़ इसके अंदर प्रैक्टिस होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे
उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। देखें, एक आम सीखने वालों के लिए ये होम टैब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा टाइम इसी के ऊपर हम कंज्यूम करते हैं लोगों को सिखाने के लिए। ये बुनियादी ऑप्शंस होते हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और आम बंदे को इसी का इस्तेमाल आना चाहिए, बहुत ज़्यादा आना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर बहुत वक्त लग गया, देखें तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग गया। अब हम आगे के जो ऑप्शंस हैं इसके ऊपर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, इंशाल्लाह ये हम आपको बड़ी तफसील से बताते जाएंगे। तो ये हमारा होम का टैब कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देख ली है और आपने इससे कुछ सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के जो फ्री कोर्सेज़ हैं वो लेके आते रहें। ये हमारा बेसिक कोर्स है, इसका हम एडवांस भी इंशाल्लाह जल्द लेके आएंगे आपके लिए। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और दीगर जो कोर्सेज़ हैं वो भी आपके लिए लेके आते रहेंगे। हमारा एक फ़ोटोशॉप का कोर्स चल रहा है, बेसिक्स टू एडवांस का, तो वो भी आप देखें, उससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप जब कोर्स की वीडियोस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी अहम मालूमात आपके साथ वहाँ पे शेयर की जा रही हैं, क्योंकि हमारा जो तजर्बा है तकरीबन 15 साल के करीब तजर्बा है काम करने का इस फील्ड के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, वीडियो एडिटिंग के अंदर, वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो आप हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियोस भाई लेंदी हैं, लेंदी वीडियोस बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन दी जाए, भरपूर मालूमात दी जाए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप अपनी मतलूबा चीज़ों को सीख सकें।